स्याह भेड़िया, रस्सी की सीढ़ी। महमूद, फारूक और फरजाना इन दिनों बिल्कुल फारिग थे। वो इम्तिहानात से फारिग हो चुके थे और बहुत बोर हो रहे थे। वो चाहते थे कोई सैर का प्रोग्राम बने, किसी पुरफिजा मकाम पर जाएं और छुट्टियों का लुत्फ उठाएं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जमशेद शहर से बाहर जाने पर आमादा नहीं थे। इनका कहना था कि इनके महकमे के कुछ इंस्पेक्टर छुट्टी लेकर घर चले गए हैं, इसलिए इन्हें छुट्टी नहीं मिल सकती, और छुट्टी मिल भी जाए तो भी इन हालात में वो छुट्टी लेना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि रोजी को हलाल करके खाना चाहिए। महमूद, फारूक और फरजाना की बोरियत का एक सबब तो ये था। दूसरा, आजकल शहर के जराइम पेशा लोग शायद शहर छोड़कर कहीं चले गए थे। कई महीनों से कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था जिसमें वो दिलचस्पी लेते। वो इस पर भी हैरान थे कि मुजरिमाना जहन के लोग कहाँ भाग गए, कहीं सबके सब तौबा तो नहीं कर बैठे। बहरहाल आजकल इनकी गुफ्तगू कुछ इसी मौजू पर होती थी। एक शाम अभी इंस्पेक्टर जमशेद घर नहीं आए थे। वो नाश्ते की मेज पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। अगर चंद माह और यही हाल रहा तो हमारा क्या हाल होगा, फरजाना कह रही थी। हम बेहाल हो जाएंगे और क्या, फारूक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बेहाल तो अब भी हैं, क्यों ना हम खुद को कोई वारदात करें, हम खुद कोई वारदात करें। महमूद बोला, क्या मतलब? फारूक और फरजाना ने चौंक कर एक साथ पूछा। मेरा मतलब है हम खुद कोई चोरी करें और पकड़े जाएं और हवालात की सैर करें। क्यों, यही बात है ना, फारूक ने जल भन कर कहा। तजर्बा कर देखने में क्या हर्ज है, महमूद मुस्कुराया। अब्बा जान बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, वो ये भूल जाएंगे कि हम उनकी औलाद हैं, फारूक बोला। दरअसल तुम मेरा मतलब गलत समझे, महमूद ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? आखिर तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिसके दो मतलब निकल सकते हैं? फरजाना झल्ला उठी। तुम दोनों तो हो अहमक। दरअसल जब मैंने ये जुमला कहा था तो इस वक्त मेरे जहन में एक अजीब व गरीब स्कीम आई थी। अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो रहने दो, महमूद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। सुन तो हम लेंगे, मगर इसमें हवालात तक जाने का खतरा नहीं होना चाहिए, फारूक ने कहा। यही तो मजे की बात है, इस स्कीम में ऐसा कुछ खतरा नहीं है, महमूद बोला। तो फिर बताओ ना, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? फरजान तेज होकर कहा। मैंने सोचा है कि हम आज शाम की चाय से फारिग होकर घर से बाहर कहीं निकले, महमूद ने कहा। ओह, क्या अच्छी स्कीम है, इससे अच्छी स्कीम तो आज तक किसी ने पेश ही नहीं की होगी। क्यों फरजाना? फारूक ने महमूद का मजाक उड़ाया। फरजाना की भी हंसी निकल गई। वाकई बेमिसाल स्कीम है, इसने हंसी रोकते हुए कहा। तुमने पूरी बात सुनी नहीं और तबसरा शुरू कर दिया, महमूद ने भुना कर कहा। जब आधी बात ही इतनी ज्यादा शानदार हो तो आगे सुनने की जरूरत नहीं रह जाती, फारूक मुस्कुराया। अच्छा ना सुनो मेरी बला से, महमूद मुंह फुलाकर बैठ गया, रुख भी दूसरी तरफ कर लिया। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा चलो पूरी बात बताओ, फरजाना बोली। नहीं बताता, महमूद ने पकड़ कर कहा। अच्छा भाई, हम दोनों माफी मांगते हैं, अब दरमियान में नहीं बोलेंगे, और अगर बोले तो हम अपनी बात को इसी जगह रोक देना और हरगिज आगे ना बढ़ना, फारूक ने मिन्नत करते हुए कहा। प्लीज अच्छे भाईजान बता भी दो, फरजाना ने भी हाथ जोड़। खैर बताता हूँ, लेकिन अगर इस मर्तबा मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की तो लाख मिन्नत करो, नहीं बताऊंगा, महमूद ने सीधे होते हुए कहा। चलो ठीक है, उड़ाने के लिए और थोड़ी चीजें हैं कि तुम्हारा मजाक ही उड़ाया जाए, फारूक ने बिला की संजीदगी से कहा। मैं पतंग उड़ा लूंगा। देखा फरजाना, ये अब भी बाज नहीं आया, महमूद ने तिलमिला कर कहा। नहीं तो अब तो मैंने कुछ नहीं किया, फारूक ने मासूमाना लहजे में कहा। अच्छा बस अब जरा जबान दांतों तले दबा कर बैठो, फरजान ने फारूक को बुढ़ी बूढ़ियों की तरह डांटा, और फारूक ने सच में जबान दांतों तले दबाई, साथ ही चीख उठा। अरे मर गया। क्यों, क्या हुआ? क्या किसी बिच्छू ने काट खाया है? फरजान ने झंझला कर कहा। नहीं, जबान जोर से दब गई थी, इसने सिसकी भरी। हद हो गई, ये हजरत और बाज आ जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। गलत, बिल्कुल गलत। ये हो सकता है और जरूर हो सकता है, ये लो मैं बिल्कुल बाज आ गया। फारूक इस मर्तबा वाकई संजीदा हो गया था। महमूद चंद लम्हे से घूरता रहा, आखिर कहने लगा। मैंने सोचा दरअसल ये है कि हम प्रोफेसर दाऊद या अंकल खान रहमान के घर चोरी करें। क्या? फारूक और फरजाना एक साथ चिल्लाए। क्या है, क्यों चीख रहे हो? अंदर से बेगम जमशेद ने इन्हें डांटा। कुछ नहीं अम्मी जान, हम तो बातें कर रहे हैं, फरजान ने बुलंद आवाज में कहा। बातें इसी तरह की जाती हैं, बेगम जमशेद की आवाज आई। माफ कीजिए अम्मी जान, अब इतनी ऊंची आवाज में बातें नहीं करेंगे, फारूक ने जल्दी से कहा। बेगम जमशेद खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद फारूक बोला। क्या कहा था तुमने?
प्रोफेसर अंकल या अंकल खान रहमान के घर चोरी करें? इसके लहजे में हैरत थी। हाँ, चोरी करें और खामोशी से वापस आ जाएं, महमूद ने कहा। लेकिन उससे क्या होगा? फरजाना ने उलझकर पूछा। उसके बाद हम फोन पर इन्हें बताएंगे कि इनके घर चोरी हो गई है और कहेंगे कि अगर हम चोर को पकड़ें तो वो क्या इनाम देंगे। इस तरह हम खुद ही चोरों की हैसियत से इनके सामने पेश हो जाएंगे और इनाम हासिल करेंगे। महमूद ने सारी स्कीम बताई। तरकीब तो जोरदार है और बहुत दिलचस्प भी है, लेकिन अगर पकड़े गए तो? फरजान ने पूछा। तो क्या हुआ, हम अंकल को असल बात बता देंगे, महमूद ने कहा। चलो ये तो हुआ, अब सवाल ये है कि चोरी प्रोफेसर अंकल के यहाँ करें या अंकल खान रहमान के यहाँ, फारूक ने कहा। मैं तो प्रोफेसर अंकल के यहाँ चोरी करना पसंद करूंगा क्योंकि अंकल खान रहमान से डर लगता है, महमूद बोला। लेकिन अंकल खान रहमान के घर चोरी करके ज्यादा लुत्फ आएगा, इनकी शक्ल देखने वाली होगी, फरजान ने मुश्किल से हंसी रोकते हुए कहा। दरअसल इनके घर चोरी करना जरा मुश्किल काम है, ये हमारा पहला तजर्बा होगा, इसलिए निस्बतन आसान जगह हाथ डालना चाहिए। फिर किसी दिन अंकल खान रहमान के यहाँ भी वारदात कर आएंगे, महमूद ने तजवीज पेश की। चलो ठीक है, यूं ही सही, फरजान ने हामी भरी। तो फिर आज शाम चाय के बाद महमूद ने कहा ठीक है, फारूक बोला और तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। इसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजने का अंदाज इंस्पेक्टर जमशेद का ही था। लो अब्बा जान आ गए, फरजाना उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। शाम की चाय के बाद इन्होंने इजाजत ली और घर से बाहर निकले। प्रोफेसर दाऊद की कोठी शहर से बहुत दूर जंगल के साथ थी, क्योंकि शहर का हंगामा इनके तजर्बात में खलल डालता था। इनकी कोठी के आसपास बस चंद एक ही कोठियां थी जो शायद इन्हीं की तरह तन्हाई पसंद वाक़ हुई थीं। तीनों अगर पैदल चलते हुए वहां जाते तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाती, जबकि इन्हें रात से पहले घर वापस आना था, इसलिए इन्हें एक रिक्शा लेना पड़ा। रिक्शे वाले ने इनके तीनों होने पर कोई एतराज ना किया, क्योंकि तीनों अभी तो नौउम्र थे। उन्होंने रिक्शा प्रोफेसर साहब की कोठी से एक फरलांग के फासले पर ही रोक लिया, रिक्शे का बिल अदा किया और लंबे लंबे डग भरने लगे। सवाल यह है कि हम अंदर कैसे दाखिल होंगे? हमने इससे पहले कभी चोरी तो की नहीं कि कुछ मालूम हो, फरजाना बोली। जवाब यह है कि हम सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो बंद हुआ तो फिर किसी खिड़की या लोहे के पाइप को आजमाएंगे, महमूद ने जवाब दिया। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर कोई खिड़की खुली ना मिली या खिड़कियों के लोहे की सुराखें हुई और कोई पाइप किसी कमरे की खिड़की तक ना गया तो हम क्या करेंगे? फारूक कहता चला गया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए वापस आ जाएंगे, महमूद ने जल कर कहा और फरजाना की हंसी निकल गई। और ये जो हमने रिक्शे का किराया अदा किया है और एक बार और करना है, इसके मुतालिक क्या ख्याल है? फारूक ने सवाल पूछा। मजबूरी है, अगर हमने हिम्मत न हारी तो किसी न किसी तरह कोठी में दाखिल हो ही जाएंगे, महमूद बोला। खैर देखा जाएगा, फरजाना ने दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए कहा। शाइस्ता से मिले भी तो अरसा गुजर गया है, क्यों ना लगे हाथों इससे मिलने चलें, फारूक बोला। लेकिन इसे बताओगे क्या यही कि हम इसके यहाँ चोरी करने आए हैं? महमूद ने कहा। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है, फरजाना बोली। इन्हें हम ये बात अपने घर पर आकर बताएंगे, महमूद ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अच्छा चलो, तुम्हारी जैसा मर्जी। आज की क्या स्कीम के लीडर तुम हो? जो तुम कहोगे हम दोनों पर इस पर अमल करेंगे, क्यों फरजाना? ठीक है ना, फारूक ने तायीद तलब लहजे में कहा। बिल्कुल, जब तक किसी काम में नज्म और जब्त ना हो इसमें कामयाबी नहीं होती, फरजाना बोली। बातें कम करो और कदम ज्यादा उठाओ, महमूद ने अकड़ कर कहा। जी बहुत बेहतर, फारूक ने कहा और तेज तेज चलने लगा, यहाँ तक कि दोनों से आगे निकल गया। ये क्या कर रहे हो तुम? लीडर से भी आगे निकल गए, ये तो बेअदबी है, फरजान ने मुस्कुरा कर कहा। लीडर ने ही तो तेज तेज चलने का हुक्म दिया है, फारूक हंसा। इस किस्म की बातें करते हुए वो कोठी के सामने पहुंच गए और ये देखकर उनकी सिट्टी गुम हो गई कि दरवाजे पर एक पठान चौकीदार बंदूक लिए टहल रहा था। इससे पहले तो उन्होंने कभी यहाँ किसी चौकीदार को नहीं देखा था। वो दरख्तों के एक झुंड में आकर खड़े हो गए, तीनों फिक्रमंद हो गए थे। यहाँ आना बेसुध हो गया, ये प्रोफेसर अंकल चौकीदार कब से रख लिया? महमूद ने परेशान होकर कहा। खुदा जाने कहीं इनने हमारे लिए ही तो चौकीदार नहीं रख छोड़ा, फारूक ने सोचे समझे बगैर कहा। ओह शिट, बेपार की ना उड़ा, वापस चलने से क्या ये बेहतर ना होगा कि हम कोठी की पुश्त पर चलकर एक नजर डालें? महमूद ने दोनों की तरफ जवाब तलब नजरों से देखा। इसमें कोई हर्ज नहीं, फरजाना बोली। तो फिर आओ। वो चक्कर काटकर कोठी की पुश्त पर पहुंचे और किसी खिड़की या लोहे की पाइप की तलाश में नजर दौड़ाने लगे। अचानक इनकी आंख खुली के खुली रह गई, वो धक से रह गए। उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा था जिसकी इन्हें खुद भी उम्मीद नहीं हो सकती थी। प्रोफेसर दाऊद की कोठी के पिछली दीवार से एक रस्सी की बनी हुई सीढ़ी लटक रही थी,
इसका एक सरा जमीन को छू रहा था और दूसरा कोठी की छत की मुंडेर तक गया हुआ था और आसपास कोई ना था। खबरदार, ये क्या चक्कर है? महमूद बड़बड़ाया। शायद किसी को ये बात पसंद नहीं आई कि हम प्रोफेसर अंकल के घर चोरी करें, इसलिए वो हमसे पहले ही चोरी करने आ गया, फारूक ने कहा। बेतुकी बातें ना किया करो, ये वक्त संजीदगी का है। सवाल ये है कि क्या कोई इस सीढ़ी के जरिए अंदर गया है? महमूद ने कहा। इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है? फरजाना बोली। फिर अब हम क्या करें? फारूक का लहजा हद दर्जा फिक्रमंद था। एक तरकीब तो ये है कि हम यहीं दरख्तों की ओट में रहकर इसकी वापसी का इंतजार करें, महमूद ने कहा। और दूसरी तरकीब ये हो सकती है कि हम भी इसी सीढ़ी के जरिए अंदर पहुंच जाएं और ये मालूम करने की कोशिश करें कि वो कौन है और अंदर क्या कर रहा है, फरजाना ने कहा। ठीक है, लेकिन इसमें एक खतरा, और वो ये कि अगर हम देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जो कोई भी है होशियार हो जाएगा। अगर हमने नीचे ही छुपकर मामले को समझने की कोशिश की तो बात हम तक ही रहेगी। फिर हम चाहेंगे कर सकेंगे, अब्बा जान को इत्तला दे देंगे या प्रोफेसर अंकल को खबरदार कर देंगे। फारूक ने तजवीज पेश की। बात तुम्हारी भी दिल को लगती है तो फिर यही कर लेते हैं। इस तरह हम इसका ताकुब करके ये भी मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ जाता है, महमूद ने पुरजोश लहजे में कहा। तो फिर आओ दरख्तों के पीछे छुप जाएं। देर नहीं करनी चाहिए, फरजाना ने कहा। तीनों जल्दी जल्दी 3 दरख्तों के पीछे छुप गए। ये तीनों दरख्त काफी तन आवर थे और वो पूरी तरह इनके पीछे छुप गए थे। सिर्फ अपने सर निकालकर कभी कभी रस्सी की सीढ़ी पर नजर डाल लेते थे। तीनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। इसी आलम में तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। आखिर फारूक ने उकता कर कहा, कहीं हम बेवकूफ तो नहीं बन रहे? क्या मतलब? महमूद ने चौंक कर कहा। यह भी तो हो सकता है कि ये सीढ़ी प्रोफेसर अंकल ने खुद ही की जरूरत के तहत यहाँ सकवा रखी हो। ये कैसे हो सकता है? भला इन्हें इसकी क्या जरूरत? फरजाना बोली। क्या वो अपने घर में चोरी कराना चाहते हैं? भाई आखिर वो साइंसदान है, क्या खबर किसी तजर्बे के सिलसिले में लटकाई हो? फारूक ने मुस्कुरा कर कहा। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं, महमूद ने इनकार में सर हिला कर कहा। तो ना मानो, मैं कब तुम मानने पर तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? फारूक शौक अंदाज में मुस्कुराया। फिर मजाक की सूझी। मैं कह चुका हूँ ये मामला बहुत खतरनाक मालूम होता है, इससे संजीदगी का दामन हाथ से ना छोड़ो, महमूद ने झुंझला कर कहा। लेकिन मैंने संजीदगी का दामन हाथ में पकड़ा ही कब रखा है? फारूक ने मासूमाना लहजे में कहा। इसके इस जवाब पर फरजाना को बेसाख्ता हंसी आ गई और महमूद का मुंह बन गया। ला हौल वला कुव्वत। फरजाना तुम भी हंस रही हो? वो बोला। बस फरजाना ही तो हंस रही है, तुम और मैं तो हंस नहीं रहे। फिर तुमने ये जुमला भी क्यों लगाया? फारूक बोल उठा। हद हो गई, तुम शायद बड़े होकर ग्रामर के उस्ताद बनोगे, महमूद ने झुल्ला कर कहा। अगर तुम यही चाहते हो तो बन जाऊंगा, वैसे इसके आसार नहीं आते मुझे नजर, फारूक ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? आसार नजर नहीं आते? फरजान ने हैरान होकर कहा। हाँ, अगर हमारे साथ यही सब होता रहा जो हो रहा है तो फिर तो हम महकमे से रग रसानी में जासूसी ही किया करेंगे, फारूक ने शोक मुस्कुराहट लबों पर लाते हुए कहा। फरजाना क्यों इसकी बातों में उलझकर अपना दिमाग खराब कर रही है? महमूद ने बुरा सा मुंह बनाया। सुन लो फरजाना, तुम्हारे दिमाग को खराब कर रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? फारूक ने जल्दी से कहा। नहीं तो क्यों महमूद, तुमने मेरे दिमाग को खराब क्यों कहा? फरजाना ने गुस्सीले अंदाज में कहा। धत तेरी की, इसे भी आखिर अपने साथ मिला ही लिया, महमूद ने बेदिहानी में दरख्त के तने पर हाथ मार कर कहा और फिर उफ करके हाथ को झटकने लगा। क्या किसी कीड़े ने काट लिया है? फरजान ने घबरा कर कहा। नहीं, हाथ दरख्त से टकरा गया था, महमूद बोला। वो बार बार हाथ को झुल्ला रहा था, तो ध्यान से खड़े होना, इस मर्तबा कहीं दरख्त हाथ से न टकरा जाए। फारूक मुस्कुराया और फरजाना की एक बार फिर हंसी निकल गई। मत बोर करो भाई, मैं कहता हूँ, आखिर ये क्या मुसीबत है? क्या हमें आज ही चोरी का प्रोग्राम बनाना था? महमूद ने थकी थकी आवाज में कहा। बल्कि यूं कहो कि इन हजरत को भी आज ही रस्सी की सीढ़ी के जरिए प्रोफेसर अंकल के घर में दाखिल होना था। हमें कम से कम एक बार तो चोरी कर लेने दी होती, इसके बाद जो जी चाहता करते रहते। मालूम होता है इस अंदर जाकर नींद आ गई है, महमूद तंग आकर बोला। तो चलो इसे जगा दें और बताएं, भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, प्रोफेसर दाऊद का घर है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? जाओ अपने घर जाकर गहरी नींद के मजे लूटो और हमें अपने प्रोग्राम पर अमल करने दो। तो चलो फिर हम भी सीढ़ी के जरिए अंदर चलते हैं, फरजान ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा। पहले ही ये प्रोग्राम बना लेते, इतना वक्त तो यूं ही जाया ना होता।
फारूक ने मुंह बनाया। अब तो ये मालूम नहीं था वो अंदर जाकर ही बैठ जाएगा। महमूद ने जवाब दिया, खुदा ही बेहतर जानता है कोई इस सीढ़ी के जरिए अंदर गया भी है या नहीं। फारूक ने कंधे उचकाए। ठहरो, क्यों ना हम सदर दरवाजे की तरफ से जाकर प्रोफेसर अंकल को खबरदार कर दें। महमूद को अचानक ख्याल आया, काश तुमने ये तरकीब भी पहले सोची होती। फारूक ने बुरा सा मुंह बनाया और फरजाना को फिर हंसी आ गई। तो अब क्या होगा? अभी कौन सा सीढ़ी से उतर कर कहीं चला गया है? महमूद ने कहा। मेरा ख्याल है महमूद ठीक कह रहा है, हमें जल्दी करनी चाहिए। फरजाना ने कहा। तो फिर ठीक है, चलो। अभी वो दरख्तों के पीछे से निकलने के लिए तैयार हुए ही थे कि ठठक कर रुक गए। इनकी नजर सीढ़ी पर जा पड़ी थी, कोई इसके जरिए नीचे आ रहा था। इनके दिल धड़क उठे। महमूद, फारूक और फरजाना के जाने के चंद मिनट बाद ही बेगम शराजी इन्हें दाखिल होती नजर आई। आओ बहन, क्या हाल है? बेगम जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। भाईजान, आपका फोन है, बेगम शहराज ने इंस्पेक्टर जमशेद से कहा। ओ अच्छा। वो उठ खड़े हुए। आप चलकर फोन सुने, मैं जरा अपनी बहन से दो बातें करके आती हूँ। बेगम शहराजी मुस्कुराई। अच्छा, इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। बेगम शहराजी और बेगम जमशेद दोनों एक दूसरे को बहन कही थी और वो अक्सर आपस में बातें किया करती थी। इंस्पेक्टर जमशेद के ड्राइंग रूम में दाखिल होते रिसीवर मेज पर रखा था। उन्होंने उठाकर कान से लगाया और बोले, हेलो, मैं इंस्पेक्टर जमशेद हूँ। आप कौन साहब बोल रहे हैं? तो ये तुम हो? खुदा के बंदे, आजकल कहाँ रहा करते हो? कितने दिन हो गए तुम्हें और बच्चों को देखे। दूसरी तरफ से प्रोफेसर दाऊद की शिकायत से लबरेज आवाज सुनाई दी। और प्रोफेसर साहब हैं तो आप भी तो नहीं आए इतने दिनों से, उन्होंने जवाब दिया। मैं इन दिनों एक काम के सिलसिले में बहुत मसरूफ हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, तो मैं और बच्चे ही कब फारिग रहते हैं? इंस्पेक्टर जमशेद हंसे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मालूम है कि आजकल इन्हें छुट्टियां हैं। प्रोफेसर दाऊद ने तेज लहजे में कहा। हाँ ये तो है, लेकिन आपका ये कहने से क्या मतलब है? इन्हें फौरन मेरे यहाँ भेज दो। प्रोफेसर साहब ने गोया हुक्म दिया। आपके यहाँ? लेकिन किस लिए? इंस्पेक्टर जमशेद ने घर घबरा कर पूछा। छुट्टियां वो यहीं गुजारेंगे, सुना तुमने? प्रोफेसर दाऊद ने अटल लहजे में कहा। समझा, इन्होंने आपसे जिक्र किया होगा। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बहरहाल तुम इन्हें कम से कम एक हफ्ते के लिए यहाँ भेज दो। प्रोफेसर बोले। अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा। ये हुई ना बात, बस अभी भेज दो। मैं और शाइस्ता इनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे तो रवाना कर दूंगा, इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। खुदा हाफिज। प्रोफेसर दाऊद ने यह कहकर सिलसिला मुनक्किद कर दिया। इंस्पेक्टर जमशेद भी रिसीवर रखकर मुड़े और ड्राइंग रूम से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ चले ही थे कि फोन की घंटी बजी। वो रुक गए और रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, कौन साहब? उन्होंने पूछा। हाय, यहाँ से तो कोई मर्द बोल रहा है। क्या ये बेगम शराजी का घर नहीं है? दूसरी तरफ से खान रहमान की हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए बगैर न रह सके और बोले, बेशक ये बेगम शराजी का ही घर है, मगर यहाँ किसी मर्द का दाखिला बंद तो नहीं है। खास तौर पर इनके पड़ोसी फोन सुनते तो आ ही सकते हैं, लेकिन अक्सर आते ही रहते हैं। क्या तुम्हें कोई एतराज है? ओह, तो ये तुम हो भाई, बहुत खूब। मैंने दरअसल तुम्हें ही फोन किया था। क्या तुम्हें तुम्हारे फरिश्तों ने इतला दी थी कि मैं फोन करने वाला हूँ? खान रहमान ने हंसकर कहा। नहीं तो मेरे फरिश्ते तो आजकल छुट्टी पर हैं। इंस्पेक्टर जमशेद ने भी जवाब में हंसे। तो फिर तुम यहाँ किस तरह मौजूद हो और फरिश्तों को कहाँ छोड़ आए? खान रहमान ने भी हंसकर कहा। अभी अभी प्रोफेसर साहब का फोन आया था, इनका फोन सुनकर मुड़ा ही था कि तुम्हारा फोन आ गया। तो ये बात है, प्रोफेसर का क्या हाल है? बहुत दिनों से इनसे मुलाकात नहीं हुई, खान रहमान ने पूछा। ठीक है, वो आजकल बहुत मसरूफ है, इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। अच्छा खैर, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि हामिद सरवर और नाज मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। तो क्या बदले में तुम मुझे तंग करने का प्रोग्राम बना चुके हो? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। नहीं, ये बात नहीं है। वो जिद कर रहे हैं कि महमूद, फारूक और फरजाना की छुट्टियां इनके साथ गुजारें। क्या? इंस्पेक्टर जमशेद जोर से चिल्लाए। क्या बात है, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए हो? खान रहमान ने हैरत अंगेज लहजे में पूछा। आ गई मुसीबत, इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। क्या मतलब? किसकी मुसीबत आ गई? मेरी, तुम्हारी या बच्चों की? खान रहमान हैरान होकर कहा। मुसीबत तो शायद मेरी ही आएगी। अभी अभी प्रोफेसर साहब ने भी यही कहा, उन्होंने जल्दी से बताया। क्या मतलब? क्या कहा है? खान रहमान चौंके। क्या बच्चों को उनके घर भेज दूं? क्या? इस मर्तबा खान रहमान जोर से चिल्लाए। ये नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था कि आ गई मुसीबत ने, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराया। और मेरा ख्याल है कि एक मर्तबा पहले भी ऐसा हो चुका है और मैंने बच्चों को भेजने के लिए कहा था। इधर प्रोफेसर ने, क्या हमारे फरिश्ते मिलकर कोई शरारत करते हैं? आज तुम्हारे सर पर फरिश्ते क्यों सवार हैं? इंस्पेक्टर जमशेद हंसे।
छोड़ो यार, मैं खुद आ रहा हूँ, बच्चों को प्रोफेसर के घर ना भेजना, खान रहमान ने अटल लहजे में कहा। अच्छी बात है, तो मैं प्रोफेसर साहब को भी यहीं बुला लेता हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद ने तजवीज पेश की। ये तो करना ही होगा, ये कहकर खान रहमान ने सिलसिला मुनक्किद कर दिया। फौरन ही इंस्पेक्टर जमशेद ने प्रोफेसर दाऊद को फोन किया और जब सारी बात इन्हें बताई तो वो चीख कर बोले, खबरदार, बच्चों को खान रहमान के घर ना भेजना, मैं चीख रहा हूँ, उंगलियों से धुआं निकलता है। शश श। महमूद ने मुंह से आवाज निकालकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। तीनों ने दम सदा कर लिया, दरख्तों के पीछे मुकम्मल तौर पर छुप गए। रस्सी की सीढ़ी से उतरने वाले के कपड़े स्याह थे, अभी वो इसका मुंह नहीं देख पाए थे, फिर भी इनका ख्याल था कि वह नकाब में छुपा होगा। सीढ़ी का निचला सरा बराबर दीवार से टकरा रहा था, जिससे ये बात मालूम हो रही थी कि स्याहपोश बराबर नीचे उतर रहा है। आखिर सीढ़ी टकराने की आवाज बंद हुई, फिर इन्हें यूं लगा जैसे सीढ़ी नीचे गिर पड़ी हो। महमूद ने हिम्मत करके थोड़ा सा सर बाहर निकाला। इसने देखा वो सीढ़ी को लपेट रहा था। इस काम से फारिग होकर वो सीधा होकर खड़ा हो गया। अब सीढ़ी इसके हाथों में थी। सूरज गुरूब होने के करीब था और जंगल में अभी तक तारीकी फैलने लगी थी। अब स्याहपोश एक तरफ चलने लगा, लेकिन इसका सुर्ख इनकी तरफ नहीं था, इसका रुख इनकी तरफ नहीं था। वो घने जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था। महमूद ने फारूक और फरजाना को इशारा किया और तीनों अपने अपने दरख्त के पीछे से निकल आए। अब वो दबे पांव इसका पीछा कर रहे थे। इस काम में वो पूरी एहतियात कर रहे थे, क्योंकि दरमियानी फासला बहुत थोड़ा था और अगर कोई हल्की सी आहट भी इनकी तरफ से हो जाती तो वो फौरन पलट कर देख लेता। चेहरा वो अब भी नहीं देख सके थे। इनके जहन बराबर इसके अधीर बन में लगे थे कि आखिर ये कौन है, क्या चाहता है, और प्रोफेसर अंकल की कोठी में ये क्यों दाखिल हुआ था। वो कौन था जिसने सीढ़ी ऊपर से नीचे फेंकी थी। इसका मतलब ये था कि प्रोफेसर के घर के अंदर कोई इसका साथी भी मौजूद है। मामला बहुत खतरनाक था। इसका मतलब तो ये था कि प्रोफेसर इन दिनों दुश्मनों में घिरे हुए थे। इन्होंने दिल ही दिल में एक फैसला किया, ये कि वो घर जाते ही अपने अब्बा जान को ये सारा वाकया सुनाएंगे ताकि इस मामले को वो अपने हाथ में ले सकें। अचानक फारूक के पांव के नीचे कोई खुश्क शाख का टुकड़ा आ गया। वो चटक की आवाज से टूटा। स्याहपोश ने चौंक कर पीछे देखा और वह सकते के आलम में खड़े के खड़े रह गए। स्याहपोश का चेहरा भी नकाब में छुपा था, सिर्फ आंखों की जगह वो दो सुराख थे। कौन हो तुम? वो सांप की तरह फंकारा। हम लड़के हैं, घर से सैर करने निकले हैं, फारूक के मुंह से निकला। तो तुम जंगल की सैर कर रहे हो? इसने गुर्रा कर कहा। जी हाँ, फरजाना बोलिए, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इसने तीनों को घूर कर देखा। नहीं तो हम तो सैर कर रहे हैं, महमूद ने जवाब दिया। झूठ बकते हो, तुम मेरा पीछा कर रहे थे, वो जोरदार आवाज में बोला। जी हाँ, ये ठीक है कि हम आपका पीछा कर रहे थे। बात दरअसल ये है कि हम आपको भूत समझ रहे थे। चूंकि इससे पहले हमने कहीं भूत नहीं देखा, इसलिए आपका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन मालूम होता है हमसे गलती हो गई। आप तो शायद इंसान हैं, क्या वाकई आप भूत नहीं है? फारूक मासूमाना अंदाज में कहता चला गया। बको मत, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा, इसने गरजदार आवाज में कहा। भाई महमूद, हमसे बड़ी गलती हुई, ये तो कोई आदमी है, फारूक ने फंसी फंसी आवाज में कहा। ओ हाँ, भूत तो किसी की जबान नहीं खींचा करते। वाकई, चलो वापस चलते हैं, महमूद बोला। बिल्कुल, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन पहले इनसे माफी तो मांग लो, फरजान ने मशवरा दिया। ये भी ठीक है भैया आदमी, हमें माफ कर दो, आइंदा हम तुम्हारा क्या किसी का भी पीछा नहीं करेंगे। हमसे बड़ी गलती हुई कि तुम्हें भूत समझा। बैठे, लेकिन मालूम हुआ भूतों से तो आपको दूर का भी वास्ता नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें माफी दे देता हूँ, ये लो माफी, इसने हंसकर कहा। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसमें से धुएं की 5 पतली पतली लकीरें निकली जो सीधे इनकी नाक की तरफ आगे बढ़ी। दूसरे ही लम्हे वो जमीन पर बेहोश पड़े थे। बेहोश होने से पहले फारूक के मुंह से इतना जोर निकला, है ये कैसी माफी? खान रहमान प्रोफेसर दाऊद से पहले पहुंचे। शायद वो फोन का रिसीवर रखते ही कार में बैठकर रवाना हो गए थे। यूं भी इन्हें कार तेज चलाने का शौक था। प्रोफेसर ठहरे बूढ़े आदमी, कार भी एहतियात से चलाने के आदी थे। खान रहमान ने आते ही कहा, तुमने ये बच्चों को भेजा तो नहीं? नहीं, इस कदर घबराने की क्या जरूरत है, आओ बैठो, इत्मीनान से बातें होंगी। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। मगर बच्चे कहाँ हैं? खान रहमान ने इधर उधर देखकर कहा। घूमने गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए, उन्होंने जवाब दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोफेसर इन्हें लेकर जा चुके हों?
खान रहमान ने बेख्तियारी में कहा, यार कमाल है, तुम मुझे झूठा कब से समझने लगे। खुदा के बंदे, प्रोफेसर बेचारे तो अभी यहाँ पहुंचे भी नहीं। इस वक्त दरवाजे की घंटी बजी। इंस्पेक्टर जमशेद उठते हुए बोले, लो शायद आ गए, चलो अच्छा है, दो टोक फैसला हो जाएगा। खान रहमान ने खुश होकर कहा, तो तुम पहुंच गए हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तीनों बच्चे मेरे साथ जाएंगे। प्रोफेसर दाऊद ने आते ही कहा, यह नहीं हो सकता। खान रहमान ने उड़ते हुए कहा, क्यों नहीं सकता? फोन पहले मैंने किया था, इसलिए हक मेरा बनता है। तुम एक हफ्ते बाद ले जाना। खान रहमान ने नरमी से कहा, तो तुम एक हफ्ते बाद क्यों नहीं ले जा सकते? प्रोफेसर साहब ने झल्ला कर कहा। इस दौरान इंस्पेक्टर जमशेद बराबर मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने अभी तक दोनों के दरमियान दखल नहीं दिया था। इतने में बेगम जमशेद चाय की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए बोली, पहले चाय पी लें, लड़ते बाद में रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। खान रहमान चौंक कर बोले, कैसी हो शकीला? प्रोफेसर साहब ने कहा। वो हमेशा इन्हें नाम लेकर बुलाते थे। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। बेगम जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। चाय के साथ साथ इनकी लड़ाई भी जा रही थी। मैं कहता हूँ आज मैं हरगिज नहीं मानूंगा। प्रोफेसर बोले, तो मैं ही कब मानूंगा? खान रहमान ने कंधे उचकाए। आप दोनों टॉस क्यों नहीं कर लेते? इंस्पेक्टर जमशेद ने मशवरा दिया, जिस पर सबको हंसी आ गई। मैं क्यों टॉस करूं? मैंने पहले फोन किया था। प्रोफेसर साहब ने इनकार में सर हिलाया। तो फिर ये किया जा सकता है कि एक बच्चे को एक ले जाए और बाकी दो को एक ले जाए। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, ये भी नहीं हो सकता, इस तरह मजाक करकरा हो जाएगा। खान रहमान बोले, हाँ मजे की भी बात है। इंस्पेक्टर जमशेद ने जोर से सर हिलाया। तो फिर ये फैसला बच्चों पर छोड़ दें, वो जहां चाहेंगे चले जाएंगे। इंस्पेक्टर जमशेद ने नई तजवीज पेश की। नहीं, बच्चे उलझ जाएंगे और किसी फैसले पर में नहीं पहुंच सकेंगे। खान रहमान बोले, तो फिर आखिर ये झगड़ा कैसे तय होगा? भाई ईमान की बात तो यह है कि हक प्रोफेसर साहब का पहले बनता है, क्योंकि इनका फोन पहले मौसूल हुआ था। इंस्पेक्टर जमशेद ने झगड़ा चुकाने की नीयत से कहा। बिल्कुल, यही तो मैं भी कहता हूँ। प्रोफेसर जोश में आकर बोले, भाभी आप क्या कहती हैं? मजबूर होकर खान रहमान बेगम जमशेद की तरफ मुड़े। मेरा भी यही ख्याल है कि पहला हफ्ता वो प्रोफेसर साहब के यहाँ रहें और फिर आपके यहाँ, बाकी रहे हम दोनों तो हम सब्र करेंगे और जब इन्हें देखने को जी चाहा करेगा हो आया करेंगे। बेगम जमशेद की इस बात पर एक कहका लगा। ये तीनों रह कहाँ गए हैं? खान रहमान बोले, खुदा जाने, इतनी देर तो कभी नहीं लगाते। बेगम जमशेद बोली, बहरहाल ये बात तय हो चुकी है कि बच्चे मेरे साथ जाएंगे। प्रोफेसर दाऊद बोले, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। ठीक 7वें दिन मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। खान रहमान ने हार मानते हुए कहा, मुझे मंजूर है, सूरत में मुझे कोई एतराज नहीं। प्रोफेसर बोले, तो फिर मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। खान रहमान उठते हुए बोले, बैठो यार, अब आए हो तो बच्चों से मिलते जाना, बस आते ही होंगे। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, बैठ तो जाता हूँ, लेकिन कहीं प्रोफेसर साहब का नागवार न गुजरे। लो भला, मुझे क्यों नागवार गुजरने लगा? प्रोफेसर मुस्कुराए। आजकल तजर्बात का क्या हाल है? तजर्बात करता रहता हूँ, जब तक जिंदा हूँ करता रहूंगा। उन्होंने पुख्ता लहजे में कहा। आजकल भी आपकी कोठी के गिर्द पहरा रहता है? बेगम जमशेद ने पूछा। पहरे के बगैर तो चारा ही नहीं, दुश्मन हर वक्त मेरी ताक में रहते हैं। फिर तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। खान रहमान बोले, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं और शाइस्ता आदी हो गए हैं। कितने आदमी पहरा देते हैं? खान रहमान ने पूछा। 8 कांस्टेबल हैं और इन पर 2 हेड कांस्टेबल हैं। 8 घंटे 2 आदमी ड्यूटी देते हैं, 8 घंटे बाद दूसरे 4 आ जाते हैं। एक इनके साथ हेड कांस्टेबल रहता है, इनके अलावा एक जाती चौकीदार भी है। क्या ये 10 के 10 रहते हैं भी वही हैं? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। हाँ, इन्हें सर्वेंट क्वार्टर भी दिए गए हैं। एन इसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। वापसी। जब इन्हें होश आया, मगरिब का वक्त हो चुका था। वो बौखला कर उठ खड़े हुए। पहले कुछ देर आंखें तकते रहे, फिर सरों को झटके दिए और आखिर जब जहन काम करने के काबिल हुआ तो महमूद ने कहा, है ये हम कहाँ हैं? शायद किसी जादुई देश में। फारूक बोला, हम जंगल में हैं और ये जंगल प्रोफेसर अंकल की कोठी की पुश्त पर है। फरजाना ने कहा, वो अब याद आया, हम यहाँ चोरी करने आए थे। महमूद बोला, लेकिन खुद ही किसी चोर का शिकार हो गए। फारूक मुस्कुराया, मगर भाई वो आदमी था या कोई जिन?
कहीं वो कोई जादूगर तो नहीं था? महमूद ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। जादूगर ऐसे तो नहीं होते, फारूक बोला। तो फिर कैसे होते हैं? फरजाना ने पूछा। मैंने आज तक कोई जादूगर नहीं देखा। तुम्हें क्या बताऊं? फारूक ने मासूमियत से कहा। मैं हैरान हूं, अगर वो आदमी था तो इसकी उंगलियों से धुआं क्यों निकला? और वो धुआं कैसा था जिसने हमें बेहोश कर दिया था? महमूद बोला। खुदा जाने क्या चक्कर है, हमें इन हालात की खबर जल्द अज जल्द अब्बा जान को देनी चाहिए, कहीं प्रोफेसर अंकल कोई नुकसान न पहुंचाए। फरजाना ने कहा। हाँ, हमें तो बहुत देर हो चुकी है, अब्बा जान नाराज हो रहे होंगे। फारूक चौंका। तो चलो पहले घर चलते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, महमूद ने उठते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि वो हजरत कहाँ चले गए जिनकी उंगलियों से धुआं निकलता है? वो जरूर अपने ठिकाने पर पहुंच गया होगा और अब शायद ही रस्सी की सीढ़ी से प्रोफेसर अंकल की कोठी में दाखिल होने की कोशिश करे। फरजाना ने ख्याल जाहिर किया। क्यों, वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? फारूक महमूद ने सवाल किया। इसलिए कि हम उसे देख चुके हैं, फरजान ने जवाब में कहा। लेकिन इसने जरूर हमें सैर की गर्ज से जंगल की तरफ निकल आने वाले ख्याल किया होगा। फारूक ने एतराज किया। फिर भी एहतियातन वो कुछ दिन अपने प्रोग्राम पर अमल नहीं कर सकेगा। फरजाना बोली। प्रोग्राम? क्या वो किसी प्रोग्राम के तहत अंदर दाखिल हुआ था? महमूद चौंका। और क्या वो कोई आम चोर था और चोरी करने अंदर दाखिल हुआ था? ये जरूर कोई बहुत लंबा चक्कर है और इस चक्कर का अंदाजा हम प्रोफेसर अंकल से मिलकर ही लगा सकेंगे, फरजाना ने जवाब दिया। फरजाना ठीक है, आम चोर रस्सी की सीढ़ी लेकर नहीं फिरते और ना इनकी उंगलियों से धुआं निकलता है, महमूद बोला। फिर अब क्या किया जाए? करना क्या है, वापस चलते हैं। इस अजीबोगरीब आदमी का प्रोग्राम जो भी है इस पर बाद में गौर किया जाएगा। आखिर वो वापस चल खड़े हुए। काफी दूर तक पैदल चलते रहने के बाद इन्हें एक रिक्शा मिल ही गया और इसने चंद मिनटों के अंदर इन्हें घर के सामने उतार दिया। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए महमूद ने घंटी का बटन दबाया। दरवाजा खुलने के साथ ही इन्हें प्रोफेसर दाऊद की आवाज सुनाई दी। बेख्तियार फरजाना के मुंह से निकला, अरे प्रोफेसर अंकल यहाँ हैं? क्यों, क्या बात है? तुम्हें इनकी यहाँ मौजूदगी पर हैरत क्यों हुई? क्या तुम इन्हें कहीं और देख चुके हो? इंस्पेक्टर जमशेद जो दरवाजा खोलने के लिए आए थे हैरान होकर बोले। जी जी नहीं तो। इनकी आवाज सुनकर जुमला मुंह से निकल गया। खैर चलो अंदर आओ, खान रहमान भी मौजूद हैं। क्या? तीनों ने पुरमुसर्रत लहजे में कहा। अंदर दाखिल होते ही तीनों ने एक साथ कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ रह गए थे तुम तीनों? प्रोफेसर दाऊद चहके। जी बस जरा सैर करने गए थे, फारूक शर्मा कर बोला। इतनी लंबी सैर? खान रहमान ने आंखें निकाली। जी बस जरा दूर तक निकल गए। कानों को हाथ लगाओ, आइंदा इतनी दूर नहीं जाओगे, खान रहमान प्यार भरे लहजे में बोले। तीनों ने मुस्कुराते हुए कानों को थाम लिया। तुम तीनों को मालूम होना चाहिए कि मैं और खान रहमान दोनों तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आए हैं, प्रोफेसर साहब ने इन्हें बताया। लेकिन अंकल, हम एक ही वक्त में आप दोनों के साथ कैसे जा सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि आप में से एक के साथ मैं चला जाऊं और दूसरे के साथ महमूद। रही फरजाना तो ये यहाँ ही रह जाएगी क्योंकि इसे अम्मी जान का भी हाथ बटाना होता है, फारूक मुस्कुरा कर बोला। तुम खुद घर में क्यों नहीं रह जाते? फरजान ने काट खाने वाले अंदाज में कहा और वो सब हंस पड़े। देखो भाई, हम पहले ही इस मसले पर काफी झगड़ चुके हैं और ये फैसला हुआ है कि तुम तीनों पहले प्रोफेसर अंकल के घर एक हफ्ते के लिए जाओगे, फिर खान रहमान वहीं से तुम्हें अपने यहाँ ले जाएंगे और वहां भी तुम एक हफ्ता गुजारोगे, इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। ओह, तीनों ने एक साथ मुंह से आवाज निकाली। तुमने ओह क्यों कहा? क्या ये फैसला मंजूर नहीं? खान रहमान ने जल्दी से कहा। जी नहीं, ये बात नहीं, हमने तो इत्मीनान का सांस लिया है कि हम से पहले ही फैसला हो चुका है। अगर फैसला हम पर छोड़ा जाता तो शायद रात गए तक भी कभी फैसले तक ना पहुंच सकते, महमूद ने जल्दी से जवाब दिया। तो फिर तुम तीनों तैयारी कर लो, मैं इसी वक्त तुम्हें साथ लेकर जाना चाहता हूँ। शाइस्ता घर में अकेली है, परेशान हो रही होगी, प्रोफेसर दाऊद ने कहा। ओह, क्या वो आपके असिस्टेंट और मुलाजिम नहीं है? फारूक ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। वो तो तजर्बा गाह में होंगे और मुलाजिम अपने कमरों में। मेरा मतलब है वो अकेली बोर हो रही होगी, प्रोफेसर ने बात को वाजे किया। ठीक है अब्बा जान, के हमें इजाजत है, हम तैयारी कर लें? हाँ भाई जरूर, प्रोफेसर अंकल का तुम तीनों पर बहुत हक बनता है और इतने ही अंकल खान रहमान का भी। अच्छी बात है, ये कहकर तीनों अपने कमरे में चले गए। ये अजीब बात हुई, अपने कमरे में आकर महमूद बोला। कभी तो बात पूरी किया करो, फारूक ने झुला कर कहा। मेरा मतलब था हम प्रोफेसर अंकल के घर तक गए और वो यहाँ आ गए और हमारे वापस आने से पहले ही हमारा वहां जाना तय हो गया। क्या ये अजीब बात नहीं है? महमूद ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ है तो अजीब ही। अब सवाल यह है कि हम अब्बा जान को सब कुछ बताकर वहां जाएं, फरजान ने पूछा। अब जबकि हम खुद वहां जाने का मौका मिल ही गया है तो क्यों ना खामोशी से जाकर हालात का जायजा लें। अगर मामला कुछ ज्यादा गड़बड़ हुआ
तो अब्बा जान को फोन कर देंगे। महमूद ने राय पेश की। चलो ठीक है। फरजान ने इसकी तायीद की। क्या ठीक है? इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज आई और वो चौंक उठे। इंस्पेक्टर जमशेद दरवाजे में खड़े ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर घूर रहे थे। क्या बात है अब्बा जान, आप हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? तुम लोग प्रोफेसर दाऊद की कोठी की तरफ क्या करने गए थे? इंस्पेक्टर जमशेद ने अचानक पूछा। वो बुरी तरह चौंके। इनके ऊपर सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। कमरे में कुछ देर तक खामोशी रही। इनके मुंह से निकल कोई अल्फाज ना निकल सका। वो हैरान थे कि आखिर इनके वालिद को किस तरह ये बात मालूम हो गई कि वो प्रोफेसर दाऊद की कोठी की तरफ चले गए थे। आखिर महमूद ने कहा, अब्बा जान आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम प्रोफेसर अंकल की कोठी की तरफ गए थे? मुझे यकीन है कि तुम गए थे, इंस्पेक्टर जमशेद ने मजबूत लहजे में कहा। आखिर आपको ये बात कैसे मालूम हुई? फरजान ने उलझ कर पूछा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि तुम तीनों इनकी कोठी के पीछे जो जंगल है इसमें भी गए थे। जी तीनों हक्का बक्का रह गए। अब्बा जान क्या आप नजूमी है? फारूक ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। नहीं तो, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्या आप जादूगर हैं? फरजाना बोली। बिल्कुल नहीं, जादू से तो मुझे दूर का भी वास्ता नहीं। इन्होंने बादस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने हमारे कमरे में दाखिल होने से पहले हमारी बातें सुनी थी? महमूद ने पूछा। ये बात भी नहीं। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए जा रहे थे। फिर आखिर आपने कैसे जान लिया कि हम प्रोफेसर अंकल की कोठी की तरफ गए थे? फारूक ने पूछा। तो तुम इस तरफ गए थे? इंस्पेक्टर जमशेद ने बगौर देखते हुए पुरसुकून लहजे में कहा। जी हाँ, हम तस्लीम करते हैं कि इधर गए थे और आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हम कोठी के पीछे जंगल में गए थे। फरजान ने सर हिलाते हुए कहा। बहुत खूब, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। आखिर आपने ये अंदाजा किस तरह लगाया? एक सुराग रसां का काम ही यही है, वो घर बैठे बहुत कुछ जान सकता है। जब तुम लोग वापस आए, तुमने दरवाजे की घंटी बजाई तो मैंने दरवाजा खोला था। इस वक्त तुम्हारे कानों से प्रोफेसर दाऊद की आवाज टकराई और गैर इरादी तौर पर फरजाना के मुंह से ये जुमला निकला। अरे प्रोफेसर अंकल यहाँ हैं। ये जुमला पुकार पुकार के कह रहा है कि फरजाना को प्रोफेसर के यहाँ होने पर ताज्जुब हुआ था। अब इसका मतलब साफ तौर पर ये हुआ कि इसे प्रोफेसर की किसी और जगह मौजूद होने की उम्मीद थी, लेकिन कहाँ। जाहिर है कि प्रोफेसर तो कभी अपने घर से मुश्किल ही निकलते हैं। मैं शक में मुब्तला हो गया। फिर जब तुम अंदर आ गए तो मैंने तुम तीनों को गौर से देखा और तुम्हारे कपड़ों पर कुछ ऐसे निशानात साफ नजर आए जो दरख्तों की रगड़ से पैदा हो जाते हैं। इस पूरे शहर में नजदीक तरीन जंगल प्रोफेसर की कोठी के पीछे वाक़ है। बस मैं फौरन समझ गया कि तुम उधर गए थे और जंगल में दरख्तों के पीछे छुपे थे। मैं फौरन समझ गया। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद खामोश हो गए और इन्हें देखने लगे। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, महमूद ने खोए खोए लहजे में कहा। तीनों दंग थे। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम तीनों इस तरफ क्या करने गए थे, और अगर गए थे तो जाने से पहले मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली थी? क्योंकि मैंने तुम्हें कोई सख्ती से कभी नहीं रोका कि जहां जाना हो बता कर जाओ। इंस्पेक्टर जमशेद की सवालिया निगाहें इन पर जम गई। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब क्या जवाब ने। और प्रोफेसर अंकल के घर चोरी करने गए थे, अब वो इन्हें कैसे बताते? दूसरी तरफ इन्हें कभी झूठ नहीं बोला था। इंस्पेक्टर जमशेद ने इन्हें नसीहत की थी कि झूठ हरगिज हरगिज ना बोलें, क्योंकि तमाम बुराइयों की जड़ झूठ है। आखिर महमूद गला खंखार कर बोला, अब्बा जान हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अलबत्ता कुछ बताने से पहले ये जरूर कह देना चाहते हैं कि हमारी नीयत बिल्कुल नेक थी। ठीक है, तुम असल बात बताओ, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। जी वो बात यह है कि हम दरअसल, जी हाँ, महमूद ने कहना चाहा लेकिन जबान ने उसका साथ न दिया। कहो कहो, डरो नहीं। बात तो यह है अब्बाजान के, फारूक ने बताना चाहा मगर इसकी हिम्मत भी जवाब देगी। खुदा खैर करे, आखिर वो क्या बात है जिसे बताने के लिए तुम इस हद तक घबरा गए हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर कहा। अब्बा जान मैं बताती हूँ, हम तीनों प्रोफेसर अंकल के घर चोरी करने गए थे। क्या? इस मरतबा इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह खुला का खुला रह गया। खौफनाक चीख। आखिर इन्हें इंस्पेक्टर जमशेद को सारी बात बतानी पड़ी। वो सुनकर खूब हंसे और फिर जब इस स्याहपोश का जिक्र आया जिसकी उंगलियों से धुआं की लकीरें निकली थी तो वो धक से रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? इनने हैरान होकर कहा। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसलिए तो हमें इस कदर देर हुई थी। महमूद बोला। ये तो तुमने बहुत खतरनाक बात सुना दी, इनने सोच में डूबते हुए कहा। अब हम क्या करें? फारूक ने पूछा। तुम खामोशी से प्रोफेसर साहब के साथ चले जाओ, वहां जाकर चौकस रहो, हर आदमी पर कड़ी नजर रखो। तुम्हें मालूम करना है वो कौन आदमी है जो दुश्मनों से मिल गया है और ये लोग क्या चाहते हैं। प्रोफेसर बहुत कमजोर दिल के आदमी हैं, इन्हें अभी इस मामले की भनक भी ना पड़े। अलबत्ता ये जरूर मालूम कर लेना
کہ وہ آج کل کس تجربے پر کام کر رہے ہیں. میں ہر وقت تمہارے آس پاس رہوں گا لیکن تمہارے یا کسی اور کے سامنے نہیں آؤں گا. ہم خاموشی سے کام کرتے ہوئے اصل دشمنوں کو گرفتار کر سکتے ہیں لیکن اگر باقاعدہ تفتیش شروع کر دیں تو دشمن ہوشیار ہو جائے گا اور وہ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اس صورت میں صرف وہ شخص گرفتار ہو سکے گا جو پروفیسر صاحب سے غداری کر رہا ہے. انسپکٹر جمشید کہتے چلے گئے. بہت بہتر، ہم آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کریں گے. فرزانہ بولی. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اب تم وہاں چھٹیاں گزارنے نہیں کام کرنے جا رہے. ٹھیک ہے ابا جان. اس وقت پروفیسر صاحب کی آواز آئی. ارے بھائی آخر تیاری میں کتنے گھنٹے لگیں گے اور تم بچوں کے ساتھ کیا کسر پسر کر رہے ہو. یہ کہتے ہوئے پروفیسر صاحب وہاں آ گئے اور کہنے لگے کہیں نہیں یہ نصیحتیں تو نہیں کہہ رہے وہاں جا کر کوئی بدتمیزی نہ کرنا، کم کھانا، یہ کرنا وہ نہ کرنا. دیکھو بھائی میرا گھر ان کا اپنا گھر ہے، اس قسم کی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں. بہت اچھا. انسپکٹر جمشید مسکرائے. بلکہ انہیں یہ ہدایت کرو وہاں جا کر پروفیسر صاحب کا خوب مال کھانا، اپنی مرضی کے کھانے پکوانا. پیچھے سے خان رحمان کی آواز سنائی دی اور وہ ہنس پڑے. آدھے گھنٹے بعد وہ پروفیسر داؤد کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے. وہ اپنی کار میں آئے تھے. جو ہی کار روانہ ہوئی ان کی باتیں شروع ہو گئیں. آپ شائستہ کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ فرزانہ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا. آج کل میں گھر کو خالی نہیں چھوڑتا، یا میں خود گھر میں موجود رہتا ہوں یا شائستہ. انہوں نے جواب دیا. کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ محمود نے پوچھا. ہاں وجہ بہت ہے خاص ہے، گھر پہنچ کر بتاؤں گا. پروفیسر صاحب معنی خیز انداز میں مسکرائے. یہاں بتانے میں کیا حرج ہے؟ فاروق بولا. بھائی کیا تم نے سنا نہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں؟ پروفیسر صاحب مسکرائے. جی ہاں سنا ہے لیکن یہاں دیواریں کہاں ہیں؟ البتہ دیواریں گھر پر ضرور ہوں گی. فاروق نے حیران ہو کر بولا. کیا تمہارا خیال ہے کار کی دیواریں کے کان نہیں ہوتے؟ ہوں گے. پروفیسر داؤد ہنسے. تو کیا ہوتے ہیں؟ فاروق نے حیرت زدہ لہجے میں کہا. ہاں کار کی دیواریں کے کان تو بہت لمبے ہوتے ہیں. وہ کیسے انکل؟ فرزان نے حیران ہو کر پوچھا. مجرم لوگ یا پولیس والے جب کسی کار میں ہونے والی بات چیت کو سننا چاہتے ہیں تو ایک آلہ کار کے نیچے لگا دیتے ہیں. یہ آلہ وائرلیس سسٹم کے تحت کام کرتا ہے اور کار میں ہونے والی تمام گفتگو بخوبی سنی جا سکتی ہے. پروفیسر داؤد نے بتایا. اوہ پھر تو ہمیں بالکل خاموشی سے بیٹھنا چاہیے. فاروق نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا اور وہ مسکرانے لگے. اسی طرح پروفیسر داؤد نے کار کو بریک لگائے. وہ کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے. دروازے پر پولیس والے کھڑے تھے. شائستہ برآمدے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی. انہیں دیکھ کر کار کی طرف لپکی. آپ نے بہت دیر لگائی ابو. کیوں خیر تو ہے؟ میں پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں انہیں انکل خان رحمان نہ لے جائیں. شائستہ نے مسکرا کر کہا. اتنے میں فرزانہ کار سے باہر آ چکی تھی. دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں. پھر شائستہ نے محمود فاروق سے بھی ہاتھ ملایا. خان رحمان کی ایسی کی تیسی، اس کی کیا مجال کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں لے جا سکے؟ پروفیسر اکڑ کر بولے. البتہ ٹھیک ہفتہ گزرنے کے بعد وہ ہمیں لینے یہاں ضرور آئیں گے. فرزان نے ہنس کر کہا. وہ اور بات ہے. ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی پابندی کرنا میرا فرض ہے. اچھا انکل اندر داخل ہونے سے پہلے ہمیں وہ خاص وجہ بتا دیں. کیوں اندر دیواریں ہی دیواریں ہوں گی؟ فاروق نے سنجیدگی کے عالم میں کہا. محمود اور فرزانہ مسکرانے لگے. ہاں بھائی ضرور، میں تم تینوں کو تو ضرور ہی بتاؤں گا اور دراصل میں تمہیں یہاں لایا بھی اسی خیال سے ہوں. دراصل میں ان دنوں ایک انجانا سا خطرہ محسوس کر رہا ہوں. انجانا سا خطرہ؟ انہوں نے چونک کر ایک ساتھ کہا. ہاں تمہیں یاد ہوگا شیشے کے باکس سے ہم بم بنانے کا ایک فارمولہ نکالا تھا جو میرے حوالے کر دیا گیا تھا. میں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا. پھر ایک بہت ہی ضروری کام آ پڑے اور اس معاملے کے درمیان میں نے اسے ہی چھوڑا. پچھلے دنوں فارغ ہو کر پھر وہ کام شروع کر دیا. اس پر مجھے کئی ماہ تک مسلسل کام کرنا پڑا. اس دوران یہاں سے پہرا بھی اٹھا لیا گیا تھا. میں نے دوبارہ 8-10 آدمیوں کی ڈیوٹی یہاں لگوا لی کہ کہیں دشمنوں کے کان میں بھنک نہ پڑ جائے. ان نے ساری بات تفصیل سے بتائی. اوہ تو یہ بات ہے؟ محمود نے چونک کر کہا. ہاں میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں. انہوں نے کہا. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ انجانا خطرہ کس بات سے محسوس ہوا؟ محمود نے سوال کیا. میں نے محسوس کیا ہے کوٹھی میں کوئی راتوں کو ادھر سے ادھر چلتا پھرتا ہے لیکن جب بھی میں اس سے اٹھ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. جو ہی مجھے کوئی چلتا پھرتا محسوس ہوتا ہے میں پستول ہاتھ میں لے کر اپنے کمرے میں سے نکلتا ہوں. کون ہے؟ خبردار گولی مار دوں گا کی آوازیں نکالتا ہوں. اس پر وہ جو کوئی بھی ہے اپنی حرکتیں بند کر دیتا ہے لیکن پھر کچھ دیر بعد شروع ہو جاتا ہے. کیا آپ کو کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا. ہاں آہٹ بھی سنتا ہوں اور قدموں کی چھاپ بھی. معاملہ بہت پراسرار ہے. کیا آپ سب باتیں ہمیں بتا چکے ہیں؟
महमूद ने कहा, नहीं अभी एक बात रहती है। प्रोफेसर दाऊद मुस्कुरा, और वो क्या? इन्होंने एक साथ पूछा। और वो ये है कि मैं बम बनाने में कामयाब हो चुका हूँ। क्या? इनके मुंह से निकला। वो धक से रह गए। कुछ देर तक साकत खड़े इन्हों घूरते रहे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी खबर प्रोफेसर इन्हें सुनाएंगे। आखिर महमूद ने चौंक कर कहा, इस राज से आपके अलावा और कौन वाकिफ है? अब से पहले कोई वाकिफ नहीं था, अलबत्ता अब तुम चारों इस राज में शरीक हो चुके हो। प्रोफेसर दाऊद मुस्कुराए। इसका मतलब यह हुआ कि आपके असिस्टेंट भी बेखबर हैं। हाँ, इन्हें भी सिर्फ इतना ही मालूम है कि मैं एक तजर्बा कर रहा हूँ। वो तजर्बा क्या है मैं इन्हें भी नहीं बताता। उन्होंने बताया, आजकल आपके यहाँ कितने नाए काम कर रहे हैं? फारूक ने सवाल किया। सिर्फ दो, एक आमिर दूसरा रमजान। इन दोनों में से आपको किसी पर शक तो नहीं? नहीं, दोनों बहुत ईमानदार और बहुत अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं। खुद भी अच्छे भले साइंसदान हैं। दोनों रात को कहाँ रहते हैं? फरजाना बोली, कोठी के पिछले हिस्से में। इनके लिए 2 कमरे मखसूस कर दिए गए हैं। तो आपको यकीन है इनमें से कोई गद्दार नहीं? नहीं, इन पर शक करने की कोई वजह नहीं। क्या बड़े से बड़ा लालच भी इन्हें बेईमानी पर मजबूर नहीं कर सकता? हाँ, मेरा ख्याल तो यही है। अच्छा, बावर्ची और माली वही पुराने हैं या और हैं? फारूक ने सवाल किया। बावर्ची तो मेरा फौत हो गया था। चंद माह पहले मैंने एक नया बावर्ची मुलाजिम रखा है, लेकिन वो बहुत ईमानदार है। 5 वक्त का नमाजी है, अपना खाना खुद पकाता है। हालांकि मैंने इससे कहा भी कि जब घर में खाना पकता है और तुम खुद पकाते हो तो अलग पकाने की क्या जरूरत, लेकिन वो नहीं मानता। पहले हमारा खाना तैयार करता है, फिर अपने क्वार्टर में जाकर अपना खाना पकाता है। ओह, महमूद के मुंह से निकला। फिर बोला, और माली? माली वही पुराना है, तुम इसे जानते ही हो, सीधा साधा अनपढ़ आदमी है। ठीक है, अब हम देख लेंगे, आप बेफिक्र हैं, महमूद ने कहा। सिर्फ इतना और बता दें कि जो बम आपने तैयार किया वो कहाँ है? ऊपर तजर्बागाह में। मैं अभी इसके बारे में अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ, फिर हुकूमत की इजाज़त से इसे आजमाया जाएगा। या आप इस किस्म के और बम भी बनाने का इरादा रखते हैं? पहला बम बनाना मुश्किल होता है। तजर्बे के बाद जब मुझे ये मालूम हो जाएगा कि वो प्रोफेसर रशीदी के फार्मूले के मुताबिक बन गया है, तो फिर और बम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हर रोज 20 बम बनाए जा सकते हैं, बल्कि इस काम के लिए एक अलग फैक्ट्री कायम की जा सकती है। बहुत खूब। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुश्मन इस बम को उड़ा लें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फरजाना ने सोच में डूबे हुए सवाल किया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असल चीज तो फार्मूला है। अगर फार्मूला उड़ा दिया जाए तो फिर दुश्मन भी बम बना लेगा। क्या आपने फार्मूला महफूज जगह पर रखा हुआ है? हाँ, बहुत महफूज जगह पर। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भी हम अपना इत्मीनान करना चाहते हैं। ठीक है, मैं कल किसी वक्त तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल करना चाहूँ। महमूद ने ठहर ठहर कर कहा। बुरा क्यों मानूंगा? बेधड़क सवाल पूछो। प्रोफेसर दाऊद मुस्कुरा रहे। शुक्रिया। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता दुश्मन आपको अगवा करके ले जाएं, तो क्या इस सूरत में भी वो बम का फॉर्मूला मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मैं इनके किसी काम नहीं आ सकता। फॉर्मूला सामने रख कर बम तैयार किया जाता है। अलबत्ता जब एक बम तैयार कर लिया जाए तो फिर अज्जा एक तरतीब से महफूज कर लिए जाते हैं, और इस सूरत में फार्मूले के बगैर भी हम बम तैयार किया जा सकता है। अगर फार्मूले किसी और साइंसदान के हाथ लग जाए तो क्या वो इसकी मदद से बम बना सकता है? फरजाना ने पूछा। हाँ, दुश्मन मुल्क में बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं, वो आसानी से इसे बना लेंगे। तब फिर हमें इस फार्मूले की और आपकी हिफाजत करनी होगी। मेरी हिफाजत की जरूरत नहीं, सिर्फ फार्मूले की हिफाजत जरूरी है, और वो पहले ही महफूज है। तो फिर आपने हमें किस लिए बुलाया है? फारूक ने मुस्कुरा कर कहा। अनजाना खतरा मुझे हर वक्त सर पर मंडलाता महसूस होता है। मैंने सोचा तुम लोग आ जाओ तो शायद ये खतरा टल जाए या इसका कोई बंदोबस्त हो जाए। खैर, हम देख लेंगे ये क्या चक्कर है। और महमूद के अल्फाज दरमियान में ही रह गए। इस वक्त एक खौफनाक चीख की आवाज आई थी। इस चीख ने इन सबको लर्जा दिया था। इन्हें यूं लगा था जैसे किसी आदमी का गला काट दिया गया हो और ये चीख इसके गले से निकली हो। धमाका। चंद सेकंड के लिए वो साकत और हामिद रह गए। आंखों में खौफ तैर गया। फिर जैसे इन्हें होश आ गया, अब वो सब इस तरफ दौड़े जिस तरफ से वो खौफनाक आवाज आई थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही बरामदा था, और बरामदे के आखिर में सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। आवाज उन्होंने ऊपर वाली मंजिल से आती महसूस की थी, इसलिए वो दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। जीने के साथ ही फिर एक बरामदा था, और इस बरामदे के बीचों बीच एक शख्स ऊंधे मुंह पड़ा था। वो इसे देखकर ठिठक गए।
انہیں آگے بڑھتی ہے خوف محسوس ہوا۔ پھر محمود نے ہمت کر کے کہا، کون ہو تم؟ سیدھے کھڑے ہو جاؤ ورنہ گولی تمہارے جسم کے پار ہوگی۔ اوندھے منہ پڑے ہوئے شخص نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ یا تو بے ہوش تھا یا مر چکا تھا۔ آخر محمود آگے بڑھا اور اس شانے پر پکڑ کر بلایا۔ وہ اب بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر محمود نے بالوں سے پکڑ لیا، اس کا سر اوپر کیا اور چونک پڑا۔ دوسرے بھی حیران رہ گئے، خوف کے مارے ان کے سانس سینے میں اٹکنے لگے۔ اس شخص کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی اور جسم برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ لاش بالکل اکڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ مر چکا ہے، محمود کے منہ سے نکلا۔ لیکن یہ کون ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ یہ تو پروفیسر ہی بتا سکتے ہیں۔ نہیں میں اسے نہیں جانتا، میں نے آج سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا، خدا جانے یہ کون ہے، پروفیسر داؤد نے بوکھلا کر کہا۔ لیکن یہ اندر کیسے آیا؟ دروازے تو اندر سے بند تھا، شائستہ نے حیران ہو کر کہا۔ جس روز سے یہ دھماکہ چوکڑی شروع ہوئی ہے، پہلی دفعہ میں نے کسی اجنبی کو دیکھا ہے، ورنہ چلنے پھرنے کی آوازیں تو راتوں کو سنتا رہا ہوں۔ پروفیسر داؤد بولے، یہ ضرور دشمن ملک کا جاسوس ہے، فرزانہ نے کہا، لیکن اسے ہلاک کس نے کیا اور یہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ پروفیسر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ تفتیش کرنے پر ہی پتہ چلے گا، آپ پولیس کو فون کریں۔ پولیس کو فون کیا گیا، وہ آئی لیکن کچھ معلوم نہ کر سکی۔ یہ تک نہ معلوم کر سکی اسے موت کے گھاٹ کس طرح اتارا گیا۔ اس کے جسم پر نہ کوئی زخم کا نشان تھا اور نہ گلا گھونٹنے کے نشانات تھے۔ پولیس تو یہ تک پتہ نہ چلا سکی کہ یہ شخص کوٹھی کے اندر کیسے آ گیا تھا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھتے رہے۔ انہوں نے کوئی دخل نہ دیا اور آخر پولیس لاش کو لے کر چلی گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک ہی کمرے میں رہنا پسند کیا تھا۔ وہ کون تھا؟ فاروق نے آرام سے بیٹھنے کے بعد کہا، کیا یہ کسی کہانی کا نام ہے؟ فرزانہ چہکی، ہاں، آج کی کہانی کا نام۔ ہم تینوں کم از کم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ وہ اندر کیسے آیا ہوگا، اور اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ آج ہم نے ان کے ایک ساتھی کو جنگل میں دیکھ لیا تھا۔ فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید یہ بہت دلیر لوگ ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے ہلاک کس نے کیا۔ فرزانہ بولی، بات سمجھ میں آتے آتے ہی آیا کرتی ہے، ایک دم نہیں آ جایا کرتی۔ محمود نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ کیا ابا جان کو فون کرنا چاہیے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ پہلے ہی ہدایت کر چکے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود رہیں گے۔ محمود بولا، لیکن وہ اتنی جلدی تو نہیں آ گئے ہوں گے۔ فاروق نے کہا، پھر بھی اس لاش سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم تو اصل معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ محمود نے سر ہلایا۔ تو بھائی تم تہ تک پہنچتے رہو، میں تو چلا سونے، فاروق نے کہا اور سر سے پیر تک چادر تان لی۔ جلدی ہی اس کے خراٹے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر بلب بجھا چکا تھا اور زیرو کا بلب روشن کر چکا تھا۔ لو، حضرت خراٹے بھی لینے لگے، محمود نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ حالانکہ خراٹے لینے کی عادت نہیں، فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ کبھی کبھی لے لینے میں کوئی حرج نہیں، فاروق نے چادر کے اندر سے ہی کہا اور دونوں ہنس پڑے۔ آخر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جلد ہی فرزانہ کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن نیند محمود کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ پلکیں جھپکاتا رہا، آخر آہستہ آہستہ اٹھا اور پھر چارپائی سے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر فاروق اور فرزانہ پر ڈالی اور پھر دبے پاؤں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر محمود نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک بے حس و حرکت پڑے تھے۔ محمود نے قدم کمرے سے باہر نکالا ہی تھا کہ باہر برآمدے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آواز لمحہ بہ لمحہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی۔ وہ جلدی سے واپس کمرے میں آ گیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ دروازہ اس نے تھوڑا سا کھول رکھا اور اس سے جھری میں سے برآمدے میں دیکھنے لگا۔ غسل خانے کے سامنے ہی کمرے کا دروازہ تھا، اس لیے وہ برآمدے کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، اور پھر چلنے والا اس کے سامنے آ گیا۔ یہ وہی سیاہ پوش تھا جس کا انہوں نے جنگل میں تعاقب کیا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت بھی وہی لباس تھا اور چہرے بھی چھپا ہوا تھا۔ ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور اندر دیکھنے لگا، پھر ایک ایک قدم اٹھا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے محمود نے اسے بری طرح چونکتے دیکھا۔ وہ فاروق اور فرزانہ کو بری طرح گھور رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں تیسرے بستر پر جا پڑی، یہ خالی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غسل خانے کی طرف نظریں اٹھائیں اور محمود نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ وہ دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا،
इसका दिल धक धक कर रहा था। इसी वक्त इसने कदमों की छाप गुसल खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ते सुनी। स्याहपोश गुसल खाना देखने के लिए इस तरफ आ रहा था। शायद वो जानना चाहता था कि इनका तीसरा साथी कहाँ है। महमूद की इसकी उंगलियां याद आईं जिनसे धुआं निकलता था और जो आदमी को फौरन बेहोश कर देता था। और फिर इसने अपने आप का जायजा लिया। इस वक्त इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो अपने बचाव के लिए स्याहपोश के लिए इस्तेमाल कर सकता। स्याहपोश हर लम्हे दरवाजे के नजदीक होता जा रहा था। फारूक ने अपने सर से चादर खिसका दी और दरवाजे की तरफ देखा। स्याहपोश अंदर दाखिल हो रहा था। दरअसल वो सोया नहीं था, जानबूझकर सोता बन गया था। जब महमूद उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इस वक्त भी वो चादर के अंदर से इसे देख रहा था। फिर इसने इसे वापस पलटते देखा था। इसी वक्त इसने कदमों की छाप सुनी थी और मुंह दोबारा चादर में छुपा लिया था, लेकिन इस तरह के इसमें से सब कुछ देख सके। और फिर जूं ही स्याहपोश कमरे में दाखिल होकर गुसल खाने की तरफ बढ़ा, वो बौखला उठा। महमूद खतरे में था, इसलिए कुछ करना जरूरी था। बिस्तर में लिपटे ही लिपटे इसने अपना हाथ तकिए के नीचे डाला और तकिए के नीचे रखी हुई चीज इस अपनी मुट्ठी में दबा ली। इसने गर्दन मोड़ कर देखा। स्याहपोश गुसल खाने के दरवाजे पर जा पहुंचा था और इसे धकेलने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। अब एक लम्हे की देर भी खतरनाक थी। वो आवाज पैदा किए बगैर बिस्तर से उठकर फर्श पर आ गया और गुसल खाने की तरफ कदम उठाए। इसी वक्त स्याहपोश का हाथ दरवाजे से टकराया और वो खुलता चला गया, लेकिन महमूद तो दरवाजे के पीछे दीवार से चिपका खड़ा था। इसे कैसे नजर आ जाता? तुम दरवाजे के पीछे छुपे हुए हो, बाहर निकल आओ। अचानक स्याहपोश हो रहा आया। फारूक बराबर इसकी तरफ बढ़ रहा था। अब महमूद ने बुजदिली दिखाना मुनासिब न समझा और दरवाजे के पीछे से निकलकर इसके सामने आ गया। तुम तीनों तो वही हो जो मुझे जंगल में मिले थे। स्याहपोश के मुंह से निकला। कौन से जंगल की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ याद नहीं, महमूद लापरवाही से बोला। अब तक इसने फारूक को नहीं देखा था, लेकिन मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग इंसान हैं और यहाँ आराम कर रहे हैं। महमूद मुस्कुराया। बको मत, तुम तीनों तो खतरनाक लगते हो। तुम्हें मौत के घाट उतारना ही होगा। तुम हमें मौत के घाट उतारने वाले कौन हो? मौत तो तुम्हारे सर पर खड़ी है, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। महमूद के अल्फाज का न सिर्फ स्याहपोश बल्कि फारूक भी घबरा गया, क्योंकि अभी वो स्याहपोश से कुछ दूर था और इसके हाथ में जो चीज थी वो स्याहपोश के करीब पहुंचने पर ही इस्तेमाल हो सकती थी। अब अगर वो मोड़कर देख लेता तो फारूक का सारा इरादा धरा का धरा रह जाता। दूसरी तरफ नकाबपोश महमूद के अल्फाज सुनकर वाकई बौखला गया था। महमूद के हाथ में कोई हथियार नहीं था, इसलिए इसे इससे कोई खतरा नहीं था। इसने फौरन पलट कर देखा और फारूक को अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबरा गया, लेकिन जब इसने इसे भी हाली हाथ देखा तो मुड़ कर मुस्कुरा उठा और बोला, तो ये है मेरी मौत जो मेरे सर पर खड़ी है। नहीं भाई, ये तो यूं ही मजाक कर रहा था, फारूक ने जल्दी से कहा और 2 कदम और स्याहपोश की तरफ उठाए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है। ये कहकर फारूक ने अपना दायां हाथ अचानक स्याहपोश के चेहरे के करीब कर दिया। इसकी हथेली पर एक नन्हा सा स्याह रंग का हाथी रखा था। फिर फौरन ही फारूक ने हाथी स्याहपोश के पैरों के पास फर्श पर जोर से दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और स्याहपोश कई फुट ऊंचा उछल गया। कमरा खाली था। यह हाथी प्रोफेसर दाऊद ने फारूक को दिया था। उन्होंने बताया था कि जब तुम इस हाथी को किसी दुश्मन के पैरों के पास चढ़ोगे तो वो कई फुट ऊंचा उछले और जब वापस जमीन पर आएगा तो बेहोश हो चुका होगा। धमाके की आवाज ने फरजाना को बिस्तर से उछलने पर मजबूर कर दिया था और इसने भी स्याहपोश को उछलते देखा था। महमूद और फारूक तो पहले ही देख चुके थे, लेकिन दूसरा लम्हा इनकी जिंदगी का हैरान कुन लम्हा था। स्याहपोश वापस जमीन पर अपने पैरों पर आया और सीधा खड़ा हो गया। शायद वो नकाब के अंदर मुस्कुराकर देख रहा था। ये देखकर तीनों की सिट्टी गुम हो गई और वो बेहोश होने के बजाय उछल खड़े थे। बहुत खूब, ये खिलौना तो अच्छा था, स्याहपोश ने एक तरफ पड़े इनकी तरफ इशारा करके कहा। हाथी के फर्श पर टकराने से अगरचे धमाका हुआ, लेकिन वो अभी सही सलामत थे। जी बस यूं ही आपका दिल खुश करने के लिए फेंक दिया था, फारूक ने रोनी सूरत बनाकर कहा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? इसने पूछा। प्रोफेसर साहब ने तोहफे के तौर पर दिया था, फारूक ने सच बता दिया। तुम प्रोफेसर के क्या लगते हो? हम इनकी बेटी के दोस्त हैं, महमूद ने जल्दी से कहा। इसे डर महसूस हुआ था कि कहीं फारूक ये ना कहते कि वो इंस्पेक्टर जमशेद के बच्चे हैं। इंस्पेक्टर जमशेद प्रोफेसर दाऊद के गहरे दोस्तों में से। तो ये बात है। क्या तुम बता सकते हो कि वो मैं कौन हूँ?
اس نے ایک عجیب سے سوال کیا۔ ہم نجومی تو نہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بتا ضرور سکتے ہیں، فاروق نے سنجیدگی سے کہا، اور محمود، فاروق اور فرزانہ مسکرانے لگے۔ چلو خیر بتاؤ، تم آدمی ہو؟ فاروق بول اٹھا۔ محمود اور فرزانہ کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ بکو مت، میں سمجھ گیا تم کچھ نہیں جانتے، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی بتایا تو پھر میں تم تینوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جی جی بہت شکریہ، فاروق نے خوش ہونے کی ایکٹنگ کی۔ لو اب ذرا میرے کھلونے کا مزہ چکھو، اس نے یہ کہہ کر اپنی انگلی کی طرف بڑھا دی۔ انگلیوں میں سے دھوئیں کی پتلی پتلی لکیریں نکلیں جو سیدھی ان کی ناکوں کی طرف آئیں۔ وہ چکرائے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ وہ ہوش میں آئے تو پروفیسر داؤد اور شائستہ پر جھکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا تم تینوں کو؟ ہمیں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تھی، پروفیسر صاحب نے پوچھا۔ کام شروع ہو گیا، فاروق کے منہ سے نکلا۔ تینوں فرش سے اٹھ کر چارپائیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ کیا مطلب؟ فاروق پروفیسر داؤد چونکے۔ آپ تو کہتے تھے آج تک صرف چلنے پھرنے کی آوازیں سنی ہیں لیکن کسی کو دیکھا نہیں۔ محمود نے فاروق کی بات پر کوئی دھیان دیے بغیر کہا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کیا تم نے کسی کو یہاں دیکھا ہے؟ نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اس سے مقابلہ بھی کیا۔ فرزانہ مسکرائی۔ تم چپ رہو، مقابلہ میں نے اور محمود نے کیا ہے۔ تم تو پڑی گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، بلکہ یوں کہو کہ خواب خرگوش میں مصروف تھی۔ فاروق نے جل بھن کر کہا، غلط کہتے ہو، میں جاگ رہی تھی اور اس موقع کا انتظار میں تھی جب تم دونوں کو میری ضرورت ہوتی۔ فرزانہ یہ کہتے وقت مسکرائی۔ بس رہنے دو بھائی، تم بعد میں الجھ لینا، پہلے مجھے تو بتا دو، پروفیسر داؤد نے گھبرا کر کہا۔ محمود تم کیا بات کہہ رہے تھے؟ تم نے کس سے مقابلہ بھی کیا؟ جی ہاں، وہ ہمارے کمرے میں آ گھسا تھا، اور انکل آپ کو یہ سن کر شاید حیرت اور افسوس ہو کہ آپ کا کھلونا نما ہتھیار پہلی مرتبہ بیکار ثابت ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے اس پر کوئی کھلونا آزمایا تھا؟ پروفیسر چونکے۔ جی ہاں، فاروق نے ہاتھی اس کے پاؤں پر دے مارا تھا، وہ دیکھیے وہ پڑا ہے۔ محمود نے ایک طرف پڑے ہاتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیکار گیا، میں سمجھا نہیں۔ پروفیسر نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، اس کے زمین پر گرتے ہی دھماکہ ہوا تھا، دشمن اچھل بھی تھا، لیکن جب وہ فرش پر آیا تو اچھا بھلا کھڑا مسکرا رہا تھا، فاروق نے بتایا۔ اوہ، پروفیسر صاحب کے منہ سے نکلا۔ ان کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ فرزانہ نے پوچھا۔ وہ ضرور کوئی سائنسدان تھا یا کسی سائنسدان کا ساتھی تھا اور ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کر کے گھر سے نکلا تھا، پروفیسر صاحب بولے، پھر چونک کر اٹھ کر کہا، لیکن تم تینوں بے ہوش کیسے ہوئے تھے؟ اس نے اپنی انگلیاں ہماری طرف اٹھائیں اور ان انگلیوں میں سے دھوئیں کی لکیریں نکلی تھیں۔ دھواں ہماری ناکوں میں گھسا تھا اور ہم پٹ سے گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اوہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی سائنسدان ہے، لیکن وہ مجھے کیوں نظر نہیں آیا؟ پروفیسر صاحب بولے، شاید آپ کے سامنے وہ سلیمانی ٹوپی پہن کر آتا ہوگا، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ حالات بہت خطرناک صورت اختیار کر گئے ہیں، آج ہی گھر میں لاش ملی تھی اور اب تم ایک شخص کی اور کہانی سنا رہے ہو۔ اس کا حلیہ کیا تھا؟ وہ حلیے کے بغیر تھا، بے اختیار فاروق کے منہ سے نکلا۔ محمود اور فرزانہ ہنس پڑے۔ کیا مطلب؟ پروفیسر صاحب چونکے۔ وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں تھا، چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ تب تو معاملہ بہت خطرناک ہے، ان لوگوں نے میری کوٹھی کو اکھاڑا بنا رکھا ہے اور مجھے خبر تک نہیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ لیکن کیا؟ محمود نے پوچھا۔ آخر یہ لوگ کوٹھی کے اندر کیسے آ جاتے ہیں؟ دروازے پر تو پولیس موجود رہتی ہے۔ یہ بات تو خیر ہم جانتے ہیں، یہ لوگ کوٹھی کے پچھلے حصے سے رسی کی سیڑھی لٹکا کر اندر آتے ہیں، محمود نے بتایا۔ کیا کہا؟ لیکن نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروفیسر داؤد نے گھبرا کر کہا۔ کیوں انکل، ہو کیوں نہیں سکتا؟ فرزان نے کہا۔ رسی کی سیڑھی اوپر سے لٹکانی پڑتی ہے، آخر پہلے کوئی اوپر سے لٹکاتا ہوگا تبھی وہ اس کے ذریعے اوپر آتے ہوں گے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور یہی بات ثابت کرنی ہے آپ کے گھر میں کوئی غدار موجود ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آپ سب ایک منٹ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں، محمود نے کہا اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ سوچتے ہی رہ گئے کہ اچانک محمود کو کیا ہوا۔ ارے اسے کیا ہوا؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ خدا جانے کیا خیال آیا، اس کے واپس آنے پر ہی پتہ چلے گا، فاروق بولا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں تمہارے باپ کو بلا لوں، کیونکہ حالات نازک ہیں، ہم خطرے میں ہیں، پروفیسر صاحب نے کہا۔ ابھی ٹھہرے انکل، ہمارے ہوتے ہوئے ابا جان کو بلانے کی ضرورت نہیں اور آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے آپ اس کی انگلیوں سے نکلنے والے دھوئیں کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتے؟ وہ تو ہو جائے گا، آئندہ وہ تمہیں بے ہوش نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ میں تمہیں ایک چیز دوں گا، اس چیز کے بدولت دھواں بے اثر ہو جائے گا اور اس طرح تم ہاتھی کے بیکار جانے کا بدلہ بھی لے سکو گے۔ لیکن انکل، آخر وہ ہاتھی سے کیسے محفوظ رہے گا؟
जैसे तुम आइंदा इसके धुएं से महफूज रहोगे। साइंसदान एक दूसरे के हरबों को तोड़ कर लेते हैं। ये सब गैसों का चक्कर है। इस हाथी के फटने से एक धमाका होता है और इस धमाके का असर सिर्फ इसी आदमी तक रहता है जिसके पैरों में से पटखा जाए। आज़ा कुछ देर के लिए बेकार हो जाते हैं और जहन सो जाता है। लेकिन अगर एक खास किस्म का गैस मास्क पहन लिया जाए तो फिर धमाका होने पर दुश्मन उछालेगा तो जरूर, लेकिन बेहोश नहीं होगा। इस सियाहपोश ने शायद नकाब के नीचे गैस मास्क पहन रखा था। ओह, जरूर यही बात होगी। ये महमूद कहाँ रह गया? फरजान ने फिक्रमंद होकर कहा। आ जाएगा, तुम्हें क्यों इसकी फिक्र खाई जा रही है? फारूक ने जलकर कहा। नहीं तो मुझे तो कोई चीज नहीं खा रही, मैं तो सही सलामत हूँ। फरजाना मुस्कुराई और शाइस्ता की हंसी निकल गई। प्रोफेसर दाऊद अलबत्ता किसी ख्याल में इस हद तक गुम थे कि फरजाना के जुमले की तरफ ध्यान नहीं दे सके। इसी वक्त महमूद अंदर दाखिल हुआ। इसका मुंह लटका हुआ था। तुम कहाँ गए थे? फारूक ने इसे देखते ही पूछा। मैं छत पर गया था ये देखने के लिए कि रस्सी की सीढ़ी लटक रही है या नहीं। सीढ़ी अब वहां नहीं है। हम अब तक ना प्रोफेसर अंकल के मुलाजमों से मिले ना इसके असिस्टेंटों से। जरूर इनमें से कोई एक गद्दार है। महमूद ने कहा। अंकल, क्या आप अपने असिस्टेंटों को इसी वक्त यहाँ बुला सकते हैं या हमें इनके पास ले जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मगर वो इस वक्त अपने अपने कमरे में सो रहे होंगे। प्रोफेसर साहब बोले। तो हम इनके पास चलते हैं, आओ, प्रोफेसर ने उठते हुए कहा। वो कमरे से बाहर निकलकर कोठी के पिछले हिस्से में आए। चंद मिनट बाद वो अब कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। वो कई सेकंड तक दरवाजे खटखटाते रहे लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। इस पर महमूद ने दरवाजा धकेला और धकेलता चला गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। अंदर एक चारपाई बिछी थी लेकिन इस पर कोई नहीं सो रहा था। कमरा बिल्कुल खाली था। स्याह भेड़िया। अरे, ये आमिर कहाँ गया? प्रोफेसर के मुंह से निकला। तो हमारा ख्याल ठीक था। आमिर आपसे गद्दारी कर रहा है। वो दुश्मनों से मिल गया है। मेरा दिल नहीं मानता। शायद वो ऊपर लेबोरेटरी में काम कर रहा हो। वहां भी देख लेते हैं, लेकिन पहले दूसरे स्टूडेंट को देख लें। क्या नाम बताया था आपने इसका? हाँ, रमजान। वो सामने उसका कमरा है। रमजान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी गई। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। एक खूबसूरत नौजवान ने सर बाहर निकाल कर इन्हें देखा और प्रोफेसर को देखकर चौंक उठा। खैर तो है भाई, आमिर कहाँ चला गया? प्रोफेसर साहब ने इसके सवाल को टाल कर पूछा। कहाँ चला गया? क्यों, क्या आपने कमरे में नहीं है? नहीं, लेकिन वो तो सोने के लिए मेरे सामने कमरे में दाखिल हुआ था। ओह, वो धक से रह गए। फिर सबके सब लेबोरेटरी में आए। यहाँ हर तरफ हालात का एक जंगल सा फैला हुआ था लेकिन आमिर यहाँ भी नहीं था। आखिर आमिर कहाँ चला गया? रमजान, तुम फौरन सदर दरवाजे पर जाकर पुलिस वालों से मालूम करो क्या आमिर को बाहर जाते देखा गया है? प्रोफेसर साहब ने कहा। जी अच्छा, रमजान बोला और दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। जल्द ही वो वापस आया और बताया कि पुलिस वालों ने किसी को भी घर से निकलते नहीं देखा। उफ खुदा, ये क्या चक्कर है? ये मेरे घर में क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब ने बौखला कर कहा। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप आराम करें, हम तीनों अभी आमिर साहब को ढूंढ निकालते हैं। महमूद ने कहा। फारूक और फरजाना इसे घूरने लगे। तुम इसे कहाँ से ढूंढते फिरोगे? हम अभी 2 घंटे में वापस आकर आपको बताते हैं। फारूक, फरजाना मेरे साथ आओ, महमूद ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। फारूक और फरजाना इसके पीछे चल पड़े। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो जब घर में आए थे तो प्रोफेसर साहब ने पुलिस वालों से इनका तारुफ करवाया था, इसलिए इनके बाहर निकलने पर किसी ने कोई एतराज ना किया। महमूद ने हेड कांस्टेबल से कहा, जरा चौकस रहिए, अंदर कुछ अजीबोगरीब हालात पेश आए हैं। कैसे हालात? इसने चौंक कर पूछा। फिर किसी वक्त बताएंगे, अभी तो हमें जल्दी है, महमूद ने कहा और तीनों तेज कदम उठाने लगे। इनका रुख कोठी के पिछले हिस्से की तरफ था। आसमान पर चांद चमक रहा था, इसलिए महमूद ने टॉर्च लाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। आखिर जाना कहाँ है? फारूक उलझ कर बोला। जंगल में। जंगल में जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? आमिर को ढूंढेंगे, महमूद ने मुस्कुरा कर कहा। क्या तुम्हें तुम्हारे फरिश्तों ने बताया है कि आमिर जंगल में है? फारूक ने जल कर कहा। हाँ, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया था। महमूद ने संजीदा लहजे में कहा। फरजाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, एक टेलीफोन इनसे मुझे भी करवा देना। फारूक ने झुंझला कर कहा। क्या बात है, आज मिर्चें क्यों चबा रहे हो? और क्या तुम्हें चबाऊं? फारूक तेजी से बोला। गुस्से में आने की जरूरत नहीं, हालात पुकार पुकार कर कह रहे हैं। आमिर गद्दार है, वो जरूर जंगल किसी हिस्से में मौजूद मिलेगा और दुश्मनों के साथ मिलकर कोई प्रोग्राम बना रहा होगा। खैर देख लेंगे, फारूक बोला। वो बराबर जंगल में आगे बढ़ रहे थे, कहीं किसी सांप से मुलाकात न हो जाए। फरजान ने खौफजदा होकर कहा। हर्षद, इस जंगल में सांप नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? प्रोफेसर अंकल ने एक गैस के जरिए इनका सफाया कर दिया था। एक बार उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। महमूद बोला। इस वक्त हम दोनों कहाँ थे? फारूक ने सवाल किया। मुझे क्या पता तुम कहाँ थे?
बहुत अकड़ रहे हो, क्या बात है? फारूक ने जलकर कहा। नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं अकड़ रहा, तुम्हें वहम हुआ है, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा। और वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। फरजाना हंसी। इस बात की इस वक्त क्या जरूरत थी? फारूक तिलमिला उठा। मालूम होता है आज लड़ने मरने का मूड में हो। अगर यही बात है तो मुझे बता दो। वैसे इस जंगल में लड़ना कोई अच्छी बात नहीं होगी। जंगल के चरिंद परिंद क्या सोचेंगे? महमूद ने मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त सब चरिंद परिंद सो रहे होंगे, फरजाना बोली थी। लेकिन उल्लू तो जाग रहे हैं, महमूद के मुंह से निकला। हाँ, उल्लू तो वाकई जाग रहे हैं, फारूक ने मुस्कुरा कर कहा। और फरजाना की हंसी निकल गई। क्या तुम मुझे, फरजाना को और खुद को उल्लू कह रहे हो? महमूद ने इसे घूर कर देखा। नहीं तो उल्लुओं को उल्लू कह रहा हूँ, फारूक ने जवाब दिया। फरजाना बराबर हंसने लग गई उल्लुओं की। अब कहाँ चुप रहोगे? चलो चुप हो जाता हूँ, तुम ही बोलते रहो। मालूम होता है आज तुम दोनों, फरजाना के अल्फाज दरमियान में ही रह गए। जंगल के बीचों बीच एक दरख्त के नीचे कोई आदमी ऊंधे मुंह पड़ा था। वो चौंक कर रुक गए। होशियार, ये कोई चाल भी हो सकती है, महमूद ने सरगोशी की। लेकिन वो बिल्कुल बेहिस वो हरकत पड़ा है। फरजाना बोली। हमें कुछ देर तक रुक कर देखते रहना चाहिए, महमूद बोला। आखिर ये कौन है? फारूक ने सवाल किया। प्रोफेसर अंकल के असिस्टेंट आमिर के अलावा और कौन हो सकता है? महमूद ने जवाब दिया। फिर ये चाल कैसे हो सकती है? बेवकूफ, क्या तुम भूल गए कि आमिर गद्दार साबित हो चुका है? महमूद ने झुल्ला कर कहा। अभी तक साबित तो नहीं हुआ। हाँ, इसके बारे में हम ये ख्याल जरूर कायम कर चुके हैं, इतना ही काफी है। इसने अब तक जरा भी हरकत नहीं की। चलो इसके पास चलकर देखें क्या माजरा है। आखिर तीनों एहतियात से कदम उठाते हुए इसके पास पहुंच गए। महमूद ने झुककर इसे बुलाया। जब इसने कोई हरकत न की, तीनों ने मिलकर इसे सीधा किया। ये एक नौजवान आदमी था। इसका रंग सांवला था और नाक जरा लंबी थी। मजबूत हाथ पैर का मालिक मालूम हो रहा था। इन्होंने चूंकि पहले कभी प्रोफेसर साहब के असिस्टेंटों को नहीं देखा था, इसलिए अभी वो ये नहीं कह सकता था कि ये आमिर ही था। या तुम बेहोश में आते हो या हमें यहाँ डॉक्टर को लाना पड़ेगा, महमूद ने तंग आकर कहा। और फारूक ने इसे एक बार और जोर से झंझोड़ा। नहीं, देख नहीं रही? पीठ फूल और पिचक रहा है, ये सांस ले रहा है और सिर्फ बेहोश हुआ है। तब फिर इसके मुंह पर छींटे मारने के लिए पानी लाना चाहिए, फरजान ने कहा। हाँ ठीक है फारूक, तो जाकर एक जग में पानी ले आओ। मैं अकेला तो हरगिज नहीं जाऊंगा, रात का वक्त है। तो फरजाना को साथ ले जाओ, डरपोक कहेंगे, महमूद झल्ला उठा। तो तुम खुद ही क्यों नहीं चले जाते? फरजाना मैं यहीं ठहरते हैं, फारूक ने कहा। तुम वक्त बहुत जाया करते हो। खैर मैं ही चला जाता हूँ। ये कहकर महमूद उठा और कोठी की तरफ मुड़ गया। इसी वक्त बेहोश आदमी ने करवट बदली और इसके मुंह से एक आह भी निकली। फारूक चिल्लाया। महमूद वापस आ जाओ, ये होश में आ गया है। जो ही महमूद वापस इनके पास पहुंचा, बेहोश आदमी ने आंखें खोल दी और खाली खाली निगाहों से इन्हें घूरने लगा। क्या आप आमिर साहब हैं? प्रोफेसर के असिस्टेंट, फरजान ने बेताबी से पूछा। हाँ, मगर तुम लोग कौन हो? और वो कुछ कहते कहते रुक गया, फिर बोला। अरे मैं इस जंगल में कैसे पहुंचा? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। तो आपको मालूम नहीं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? महमूद ने उसे बगौर देखते हुए कहा। नहीं, मैं तो गहरी नींद सो रहा था। आइए आपको हम कोठी में ले जाएं। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम तीनों कौन हो। प्रोफेसर साहब से क्या तुम्हारा ताल्लुक है और मैं यहाँ कैसे पहुंचा? हमारे बारे में प्रोफेसर साहब आपको बताएंगे। रहा ये सवाल कि आप यहाँ कैसे पहुंचे, तो जब आपको खुद ये बात मालूम नहीं तो हमें कैसे मालूम होगी? वैसे हमें इतना मालूम है कि आप सदर दरवाजे के जरिए जंगल तक नहीं पहुंचे। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? बाकी बातें कोठी चलकर होंगी, आइए चलिए। तीनों ने इसे सहारा देकर उठाया और फिर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। चारों आहिस्ता आहिस्ता कोठी की तरफ बढ़ने लगे। तीनों के जहन बुरी तरह उलझे हुए थे। वाकयात इस कदर तेजी से पेश आ रहे थे कि इन्हें कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिल रही थी। वो हैरान थे कि आखिर ये सब क्या है। प्रोफेसर साहब की कोठी में आखिर हो क्या रहा है? वो स्याहपोश कौन है जिसकी उंगलियों से धुआं निकलता है और जो रस्सी की सीढ़ी के जरिए प्रोफेसर की कोठी में दाखिल हो जाता है? वो लाश किसकी थी और इसे किसने मारा था? क्या इसी स्याहपोशी ने? ये तमाम सवाल इनके जहनों में खिचड़ी सी पका रहे थे। तीनों बुरी तरह चकरा रहे थे। आमिर खामोशी से इनके साथ चल रहा था। शायद वो भी सोच में गुम था। इसने ना जाने किसने बेहोश किया था और क्यों किया था। आमिर को बेहोश करके इसका कौन सा मकसद हल हुआ था? मामला हद दर्जे उलझा हुआ था और लम्हा ब लम्हा इसकी पेचीदगी में इजाफा हो रहा था। आखिर वो कोठी के अंदर दाखिल हुए। प्रोफेसर दाऊद, रमजान और शाइस्ता सहन में बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। आमिर पर नजर पड़ते ही प्रोफेसर चिल्लाए। ओह आमिर, तुम कहाँ चले गए थे? ये जंगल में बेहोश पड़े थे और इन्हें इन्हें मालूम कि ये कोठी से जंगल में कैसे पहुंचे? ये क्या कहा?
बेहोश पड़े थे। या खुदा, ये क्या माजरा है, हम ये किन उलझनों में फंस गए हैं। प्रोफेसर ने बौखलाई हुई आवाज में कहा, फिर इन तीनों की तरफ मुड़े। तुम फौरन जमशेद को बुला लो, क्योंकि अब इनके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। आंखें खौफ और हैरत के मारे बाहर को उबल पड़ी। फिर इनके जिस्म थर-थर कांपने लगा। उन्होंने घबराकर इन्हें देखा और दौड़े और हकलाने के अंदाज में आमिर के सीने की तरफ उंगली उठाकर कह रहे थे, ये कार्ड कार्ड महमूद फारूक और फरजाना के मुंह से निकला। साथ ही उन्होंने चौंक कर आमिर के सीने की तरफ देखा। दरअसल अभी तक वो आमिर को अच्छी तरह जायजा ही नहीं ले सके थे। अब जो उन्होंने खास तौर पर इसके सीने की तरफ देखा तो वहां इन्हें सफेद रंग के गत्ते का एक नन्हा सा कार्ड नजर आया। इस कार्ड पर स्याह रंग के एक भेड़िए की तस्वीर थी। स्याह भेड़िए की तस्वीर। इंस्पेक्टर जमशेद की आमद चंद लम्हों तक सकते का आलम तारी रहा। फिर प्रोफेसर चीखे, हम लुट गए, तबाह हो गए, फॉर्मूला चोरी हो गया। इन अल्फाज के साथ ही वो जीने की तरफ भागे। दूसरा, इन्हें इस आलम में देखकर बुरी तरह बौखला गए थे। सोचे समझे बगैर वो भी इनके पीछे भागे। प्रोफेसर साहब बेतहाशा भाग रहे थे। फिर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए लेबोरेटरी में दाखिल हो गए। प्रोफेसर सीधे दीवार में जड़ी लोहे की एक भारी तिजोरी की तरफ गए। इसकी दाईं तरफ 10 बटन लगे हुए थे। इन बटनों पर 0 से लेकर 9 तक के हिंसे लिखे हुए थे। प्रोफेसर साहब ने आओ देखा न ताओ इन बटनों में से कुछ बटनों को एक दूसरे के बाद दबाया। इसके बाद उन्होंने हैंडल पकड़कर खींचा। तिजोरी का दरवाजा खड़क की आवाज के साथ खुल गया। तिजोरी के अंदर नजर पड़ते ही प्रोफेसर दाऊद पुरसुकून हो गए। इनके चेहरे पर इत्मीनान लौट आया। इनके मुंह से निकला, ओह खुदा का शुक्र है, बम और फार्मूला दोनों ही महफूज हैं। लेकिन लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है? महमूद ने हैरान होकर पूछा। नहीं नहीं, ये जरूर कोई चक्कर है। महमूद, फौरन इंस्पेक्टर जमशेद को फोन करो, पूरी कौम खतरे में है। ये कहते ही उन्होंने तिजोरी बंद कर दी और चंद बटन दबाए। अब तिजोरी का ताला लग चुका था। महमूद तपाई पर रखे हुए फोन पर झुक गया और बेगम शराजी के नंबर डायल करने लगा। जल्द ही बेगम शराजी की आवाज आई, हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं महमूद हूँ आंटी। महमूद, अरे तुम कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से बेगम शराजी ने कहा, आप जरा अब्बा जान को बुलाएं, बहुत जल्दी का काम है। आपको हमारे बारे में इन्हीं से मालूम हो जाएगा। महमूद ने जल्दी जल्दी कहा। दूसरे से तक रहे थे। अच्छी बात है। बेगम शराजी की आवाज आई और महमूद अपने वालिद के इंतजार करने लगा। जल्दी ही बेगम शराजी की आवाज आई, महमूद, क्या तुम इधर मौजूद हो? हाँ आंटी। तुम्हारे अब्बाजान घर नहीं है, वो मालूम नहीं कहाँ गए हुए हैं। तुम्हारी अम्मी को भी कुछ मालूम नहीं। ओह, तो क्या आपने अम्मी जान से कह दिया कि मेरा फोन आया है? हाँ, बता दिया, और उन्होंने कहा है कि जिस वक्त भी वो आएंगे इन्हें भेज देंगे। ठीक है। महमूद ने रिसीवर रख दिया और मुड़ा, फिर साकत रह गया। क्या हुआ? क्या तुम पर किसने जादू कर दिया? फारूक ने हैरान होकर कहा। महमूद ने कोई जवाब न दिया। वो बराबर दरवाजे की तरफ देखा जा रहा था। आखिर फारूक और फरजान ने भी चौंक कर इधर देखा। फिर वो सब हैरान रह गए। दरवाजे में इंस्पेक्टर जमशेद खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब्बा जान, आप कब आए? महमूद खुश से चिल्लाया। क्यों, क्या यहाँ मेरी जरूरत महसूस हो रही थी? उनने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जमशेद, बहुत जरूरत है तुम्हारी। तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, प्रोफेसर दाऊद ने बेताबी के आलम में कहा। फिर वो सब कुर्सियों पर बैठ गए। प्रोफेसर दाऊद ने इन्हें शुरू से सारे हालात बता दिए। ये भी बताया कि वो महमूद फारूक और फरजाना क्यों लाए थे। इनके आने के बाद जो कुछ हुआ था वो भी कह सुनाया। आपने ये क्यों कहा था कि बम और फार्मूला दोनों महफूज हैं, मगर ये कैसे हो सकता है? आपने किस लिए ये कहा था? महमूद ने पूछा। मैं इसी तरफ आता हूँ। जमशेद, तुम ये स्याह भेड़िए वाला कार्ड देख रहे हो, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं, ये क्या मामला है? इनने हैरत ज़दा होकर पूछा। स्याह भेड़िए से पूरी दुनिया के साइंसदान वाकिफ हैं और इससे इस तरह डरते हैं जिस तरह बकरी शेर से डरती है। वो एक बहुत बड़े मुल्क का जासूस है। वो मुल्क इससे किसी भी मुल्क के साइंसदान की इजाद उड़ा लेने का हुक्म दे देता है और फिर वो इजाद स्याह भेड़िए के हाथ आकर रहती है। इसे कोई लाख तालों में भी रख ले, वो इसे ले उड़ता है। पुलिस के सैकड़ों सिपाही भी साइंसदान के तजर्बा गाह को घेर लें, फिर भी नाकाम नहीं रहता। आज तक इसे कोई नहीं पकड़ सका। इसके पास साइंस के अजीबोगरीब आलात और हथियार होते हैं जिनकी मदद से वो बच निकलता है और कोई इसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाता। मैं हैरान हूँ, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मेरे मुल्क में मेरी तजर्बा गाह तक भी पहुंच जाएगा। जब मैंने आमिर के सीने से इसका कार्ड
चिपसा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गया कि शीशे के बॉक्स वाला फार्मूला मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि वो अपना कार्ड इस वक्त ही किसी जगह छोड़कर जाता है जब वो कामयाब हो जाता है। कार्ड देखते ही मैं तजर्बागाह में आया और तिजोरी खोली तो ये देखकर और भी हैरत हुई कि दोनों चीजें बिल्कुल महफूज थीं। हालांकि ये नामुमकिन था। स्याह भेड़िए का कार्ड का मिलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि तुम्हारी इजाद चुरा ली गई है, मगर ऐसा नहीं हुआ। यही वजह थी कि तिजोरी में दोनों चीजें देखकर मैंने कहा था, मगर ये कैसे हो सकता है? ये तो वाकई बहुत अजीब बात है। वो अगर फार्मूला उड़ाने में कामयाब नहीं हुआ था तो फिर उसने आमिर साहब के सीने के साथ अपना कार्ड क्यों लगा? यही इस केस का सबसे अजीब सवाल है, प्रोफेसर दाऊद बोले। और अगर इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाए तो मैं मुजरिम को गिरफ्तार कर सकता हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद ने पुरस्कार लहजे में कहा। वो कैसे? भला इस सवाल का मुजरिम की गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक? प्रोफेसर ने हैरान होकर कहा, ताल्लुक हो या ना हो, बहरहाल अब मैं यहीं मौजूद हूँ और देखना चाहता हूँ कि स्याह भेड़िया अब क्या करने का इरादा रखता है। शुक्रिया जमशेद, तुम अगर ना आए होते तो शायद इस वक्त तक मेरा हार्ट फेल हो जाता। याद रखो, अगर ये फार्मूला स्याह भेड़िया के हाथ लग गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो मिल्क हमारे दुश्मन मुल्क का दोस्त है। वो जरूर इस फार्मूले के मुताबिक बम बनाकर हमारे दुश्मन मुल्क के हाथों फरोख्त करना शुरू कर देगी। और ये तो तुम्हें याद ही होगा कि दुश्मन मुल्क इस फार्मूले को हासिल करने की खुद भी कोशिश कर चुका है, लेकिन महमूद फारूक और फरजाना की कोशिश से और तुम्हारी जहानत की वजह से जबरदस्त शिकस्त हुई थी। मेरा ख्याल है इस नाकामी के बाद ही दुश्मन मुल्क ने इस बड़े मुल्क को ये काम सौंपा और इसने स्याह भेड़िए का फार्मूला चुराने का हुक्म दिया है। प्रोफेसर दाऊद कहते चले गए, बिल्कुल यही बात है, महमूद बोला। फिर वही सवाल सामने आता है, फार्मूला चुराने से पहले ही स्याह भेड़िए ने अपना कार्ड आमिर साहब के सीने पर क्यों छोड़ा? इंस्पेक्टर जमशेद ने उलझ कर कहा। खुदा जाने इसने ऐसा क्यों किया, फरजान ने बेचारगी से कहा। मैं तुम तीनों से इस सवाल का जवाब चाहता हूँ फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। अचानक इन तीनों ने कहा, जी क्या कहा? हम तीनों से? लेकिन इस सवाल का जवाब तो बस भेड़िया ही दे सकता है। फारूक ने घबरा कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। तीनों अपने अपने जहन पर जोर दो और मुझे इस सवाल का जवाब दो। इससे तो बेहतर होगा कि आप हमसे अलजबरे के कोई सवाल पूछें, फरजान ने कहा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अपने कमरे में जाओ और जवाब सोचकर मेरे पास आओ, और तीनों मुझे अपनी सूरत ना दिखाना तब तक जब तक इसका जवाब ना ढूंढ। जी वो हक्का बक्का रह गए। हाँ बस जाओ, इंस्पेक्टर जमशेद ने सख्त लहजे में कहा। तीनों इन्हें हैरत भरी नजरों से देखते हुए उठ खड़े हुए और तजर्बागाह से निकल आए। इनका रवैया इनकी समझ से बाहर था। आज तक वो इनसे इस तरह पेश नहीं आए थे। ये क्या, तुम बच्चों से इस तरह क्यों पेश आए? इसमें इन बेचारों का क्या कसूर? प्रोफेसर साहब ने इनके जाने के बाद कहा। आप नहीं जानते, आप ये सर जोड़कर बैठ जाएंगे और जरूर इस सवाल का जवाब तलाश कर लेंगे। क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब मालूम है? प्रोफेसर साहब ने पूछा। अगर मालूम होता तो इन पर क्यों बरसता? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। अब क्या प्रोग्राम है? आखिर प्रोफेसर बोले, अब आराम करेंगे, कल देखेंगे कि स्याह भेड़िए के सिलसिले में क्या क्या इंतजाम करने चाहिए, और अगर वो रात को ही पलट आया कोई बात नहीं, मैं तजर्बागाह में सोऊंगा। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, बहुत खूब, ये हुई ना बात। अच्छा आमिर, रमजान, तुम दोनों जाओ, जाकर आराम करो। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम बेआराम हो। जी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा और उठ खड़े हुए। दोनों के जाने के बाद वो तन्हा रह गए थे और किस सोच में खोए हुए थे। ये बात समझ में नहीं आई कि आमिर जंगल में कैसे पहुंचा। आखिर इंस्पेक्टर शमशेद बोले, एक यही क्या, मेरी समझ में तो कोई बात भी नहीं आती। प्रोफेसर झंझला कर बोले, फिक्र ना करें, और हाँ, जरा उठकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और बत्तियां बुझा दें। इंस्पेक्टर जमशेद ने सरगोशी की। क्यों? प्रोफेसर बौखला उठे। आपको कान में एक बात बतानी है। अच्छा समझ गया। ये कहकर प्रोफेसर उठ खड़े हुए और दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे। फिर उनने बत्तियां बुझा दी और कमरे में घुप अंधेरा हो गया। हाँ अब बताओ क्या बात है? प्रोफेसर दाऊद ने सरगोशी की। इंस्पेक्टर जमशेद उठे और उनने अपना मुंह प्रोफेसर साहब के कान से लगा दिया और कुछ कहने लगे। फूलों का तोहफा। तीनों अपने कमरे में बैठे इस सवाल पर गौर कर रहे थे जो इंस्पेक्टर जमशेद ने इनसे पूछा था। सवाल ये था कि स्याह भेड़िए ने फार्मूला चुराने से पहले ही स्याह कार्ड आमिर के सीने से क्यों टांग दिया था, जबकि इससे पहले स्याह भेड़िए ने जब भी किसी साइंसदान का फार्मूला चुराया था, जाते वक्त अपना कार्ड छोड़ा था। आखिर हम इस सवाल का जवाब कैसे तलाश करें, जबकि हम स्याह भेड़िए के मुतालिक सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना प्रोफेसर साहब ने बताया? फारूक ने उलझ कर कहा। अब्बा जान ने अगर ये सवाल पूछा है तो फिर इसका जवाब भी जरूर दिया जा सकता है। हो सकता है इस सवाल का जवाब स्याह भेड़िए की जिंदगी के हालात से कोई ताल्लुक न रखता हो, बल्कि मौजूदा हालात से इसका कोई ताल्लुक हो। क्यों फरजाना, तुम्हारा ख्याल क्या है? ये कहते वक्त फारूक फरजाना की तरफ मुड़ गया।
मैं भी तुम्हारे ख्याल की तायीद करती हूँ। हमें इस घर में होने वाले वाक़यात पर नए सिरे से नज़र डालनी चाहिए। इस तरह हो सकता है इस सवाल का जवाब मिल जाए। फरजाना बोली, ज़रूर नज़र डालो, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है। फारूक ने ये कहकर आंखें बंद कर लीं और कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। ये नजर डालने का क्या तरीका है? तुमने तो आंखें बंद कर ली। महमूद ने झिल्ला कर कहा, मैं आंखें बंद करके ही इस मसले पर नजर डालना चाहता हूँ। फारूक ने आंखें खोले बगैर मुस्कुरा कर कहा, आओ फरजाना, इसे छोड़ो, हम दोनों गौर करें। जाओ फरजाना, मुझे छोड़ो, तुम दोनों गौर करो। फारूक ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, देखो फारूक, अगर तुमने मजाक करने की कोशिश की तो हम दोनों तुम्हें चीट डालेंगे। महमूद ने झुंझला कर कहा, ऐसे कोई कोशिश की तो मुंह की खाओगे। मैं तुम दोनों से जरा भी कमजोर नहीं। अच्छा भाई, तुम बहुत ताकतवर हो, हमें माफ कर दो और सोचने दो। महमूद ने झुला कर कहा, तो मैंने कब रोका? फारूक तड़ से बोला। आखिर वो सर जोड़कर बैठ गए और गौर करने लगे। उन्होंने हर पहलू से इस केस का जायजा लिया, पूरे वाकयात पर बार बार नजर डाली, लेकिन कोई नतीजा ना निकाल सके। आखिर तंग आकर कहा, मालूम होता है आज हम इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सकेंगे, और मेरा ख्याल है कल भी मालूम ना कर सकेंगे। फारूक मुस्कुराया, तुम तो बस चुप ही रहो। जी अच्छा। फारूक ने इस तरह कहा जैसे किसी बुजुर्ग ने इसे डांटा हो। फिर संजीदगी इख्तियार करते हुए बोला, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो शायद मैं इस सिलसिले में कुछ मदद कर सकूं। बोलो। हम कोशिश करेंगे, फरजाना खुश होकर बोली। जब प्रोफेसर अंकल दौड़ते हुए तजर्बागाह में गए थे और उन्होंने बगैर किसी एहतियात की तिजोरी खोली थी, तो क्या तुमने देखा था उन्होंने कौन से बटन दबाए थे? नहीं। इस वक्त इतना होश किसे था? बहुत खूब। अब मैं अब्बा जान के सवाल का जवाब दे सकता हूँ। फारूक चक्कर बोला। क्या? महमूद और फरजाना एक साथ चिल्लाए। फिर महमूद ने हैरतजदा लहजे में कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब अब्बा जान के सवाल से क्या ताल्लुक रखता है? सुनो, अकल से काम लो। प्रोफेसर अंकल ने बताया है कि स्याह भेड़िया हमेशा अपना कार्ड उस वक्त छोड़कर जाता है जब वो अपना काम कर चुका होता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अभी इसने फॉर्मूला चुराया ना हो और कार्ड छोड़ जाए, लेकिन यहाँ ऐसा ही हुआ है। जरा सोचो, ये लोग कई दिन से प्रोफेसर अंकल के घर में धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। आज ही यहाँ एक लाश भी मिल चुकी है। इन हालात में फर्ज करो कि स्याह भेड़िया किसी तरह भी तिजोरी खोलने में कामयाब नहीं हो पाता। वो एक तरकीब सोचता है, इस मालूम है कि प्रोफेसर इसके बारे में सब कुछ जानता है। बस वो किसी न किसी तरह प्रोफेसर साहब के असिस्टेंट आमिर को उठाकर जंगल में ले जाता है और इसे बेहोश करके अपना कार्ड इसके सीने में टांग देता है, क्योंकि वो जानता है जो प्रोफेसर इस कार्ड को देखेंगे समझ जाएंगे फॉर्मूला चोरी हो चुका है और बदहवासी के आलम में तजर्बागाह का रुख करेंगे और तिजोरी खोल डालेंगे। अब वो किसी जगह से छुपकर ये साफ जहन में रख लेता है कि प्रोफेसर कौन सा नंबर किस तरतीब से दबाते हैं और तिजोरी खोलने का तरीका मालूम कर लेते हैं। और अगर इस सवाल का जवाब यही है तो फिर अब वो किसी दिन तिजोरी में से फॉर्मूला उड़ाने वाला ही है। वो दोनों धक से रह गए। फारूक का जहन काम कर गया था, इसके सिवा और कोई बात हो भी नहीं सकती थी। फिर वो उछल कर खड़े हो गए। इन्हें ये बात फौरन प्रोफेसर साहब और अपने वालिद को बताएंगे। खतरा हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। 7 दिन गुजर गए। इसके बाद प्रोफेसर साहब के घर में कोई वाकया पेश ना आया। न रात को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, ना स्याहपोश ही नजर आया। वो रातों को जागते और दिन भी बारी बारी जागते। ठीक 7वें दिन शाम को खान रहमान आ धमके। वो तो भूल ही गए थे कि आज इन्हें खान रहमान के साथ इनके घर जाना था। प्रोफेसर अंकल के घर इनका एक हफ्ता पूरा हो चुका था। वो सब इन्हें देखकर चौंक उठे और अब इन्हें याद आया। खान रहमान इन्हें घूरते हुए बोले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं मालूम होते। मैं एक मिनट का भी लिहाज करने को तैयार नहीं हूँ। मैं कह आया हूँ वो तुम्हारे लिए मुर्ग रोस्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं अंकल, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप यहाँ चाय पीना पसंद नहीं करेंगे? महमूद ने बुझी बुझी मुस्कुराहट से कहा। चाय? हाँ, चाय पीने में कोई हर्ज नहीं। खान रहमान मुस्कुराए। मुझे अफसोस है रहमान बच्चे, तुम्हारे साथ नहीं जा सकेंगे। प्रोफेसर दाऊद ने संजीदा लहजे में कहा। करते रहो अफसोस, मुझे तुम्हारे अफसोस से क्या, मैं तो ये जानता हूँ कि ये मेरे साथ जा रहे हैं। भाई तुम बात तो सुन लो। प्रोफेसर बोले, मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर तुम मुझे कोई बात सुनाने की कोशिश की तो मैं चाय पिए बगैर ही इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। भाई जमशेद, तुम्हें इनसे बात करूं। प्रोफेसर दाऊद ने तंग आकर कहा। कोई बात मुझसे ना करे। खान रहमान फाड़ खाने वाले लहजे में बोले। रहमान, हम सब मुसीबत में है। एकदम इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। इन्हें डर था कि खान रहमान जुमला मुकम्मल नहीं करने देंगे। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मैं किसी मुसीबत को नहीं जानता। ये हमारा और फिर किसी मुसीबत का ताल्लुक इन तीनों से क्या हो सकता है? ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। चलो इनके बदले
मैं यहाँ रह जाता हूँ। खान रहमान ने नई तजवीज़ पेश की। तुम भी बेशक यहाँ रहो मगर इन्हें भी यहीं रहने दो। ये कैसे हो सकता है? खान रहमान ने जिद पर अड़ते हुए कहा। अच्छा पहले सारी बात सुन लो फिर बेशक इन्हें ले जाना, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। चलो खैर सुनाओ सारी बात, खान रहमान ने कहा और कुर्सी की पुश्त से लगकर बैठ गए। इंस्पेक्टर जमशेद ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी और आखिर में बोले, खुद मैं 7 दिन से यहाँ से नहीं हिला, ना घर गया ना दफ्तर। बेगम फोन करके तंग आ चुकी हैं और कल वो भी यहीं पहुंच रही हैं। तो ये हालात हैं। ये तो मुल्क और कौम का मसला है और मैं इस कदर खुदगर्ज नहीं हूँ कि इन्हें ले जाने की खातिर मुल्क और कौम को भी ख्याल ना करूँ। अब तो मैं भी यहीं ठहरूंगा। मैं जहूर को फोन कर देता हूँ कि मुर्ग बच्चे बेगम और खुद खा लें, ये किसी गरीब मोहल्लेदार की दावत कर दें। खान रहमान की इस बात पर सबने खुश होकर तालियां बजाईं। प्रोफेसर दाऊद बोल उठे, तुमने बड़ी फराख दिली का सबूत दिया है। मेरा जी चाहता है इस मौके पर तुम्हें कोई खूबसूरत सा तोहफा दूं। नेकी और पूछ पूछ एक छोड़, तुम मुझे 10 तोहफे दो, मुझे कबूल है। प्रोफेसर दाऊद ने घंटी बजाकर अपने मुलाजिम को बुलाया और इसके अंदर दाखिल होने पर बोले, कल मैं गुलाब के वो फूल लाया था ना, इनमें से एक उठा लाओ। जी अच्छा। मुलाजिम ये कहकर चला गया। ला हौल वला कुव्वत, एक गुलाब का फूल तोहफे में दे रहे हो? इतने बड़े साइंसदान होकर इतना छोटा तोहफा देते हो, कुछ तो सोचा होता। खान रहमान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अभी तुमने फूल को देखा कहाँ है? प्रोफेसर मुस्कुराए। क्या तुम्हारा ख्याल है मैंने कभी वो गुलाब के फूल नहीं देखे? खान रहमान ने बुरा मानकर कहा, अगर तुम्हें फूल पसंद ना आया तो मैं तुम्हें कोई और तोहफा दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें तोहफा जरूर पसंद आएगा। मैं शर्तिया कहता हूँ कि पसंद नहीं आएगा। अच्छा चंद मिनट सब्र करो, प्रोफेसर झुलाकर कहा। इस वक्त मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में गुलाब का एक फूल था। वो सब फूल को देखकर हैरान रह गए। ये फूल असल नहीं था, धागों का बना हुआ था, लेकिन इस कदर खूबसूरत फूल इन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। खान रहमान भी हैरान रह गए। उनने हाथ बढ़ाकर फूल ले लिया और इसे पसंदीदगी की नजरों से देखा। अब अगर तुम्हें ये पसंद हो तो वापस कर दो। नहीं भाई, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत फूल नहीं देखा। खान रहमान बोले। महमूद फारूक और फरजान ने इस फूल को ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर बोले, मालूम होता है तुम लोगों को भी फूल बहुत पसंद आया, लेकिन अफसोस बाजार में इसके साथ का दूसरा फूल था ही नहीं। प्रोफेसर साहब के ये अल्फाज सुनकर इन तीनों को बहुत मायूसी हुई। उन्होंने खान रहमान की तरफ देखा तो वो मुस्कुराए। ना भाई, मैं ये फूल तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि फूल एक है और तुम 3 हो। झगड़ा ये खड़ा हो जाएगा कि मैं फूल किसे दूं, इसलिए ये मेरे पास ही रहेगा। ठीक है अंकल, महमूद ने बुझे बुझे लहजे में कहा। आखिरी मरहला, जिस दिन से स्याह भेड़िए का कार्ड मिला था, प्रोफेसर दाऊद तजर्बागाह को खाली नहीं छोड़ते थे। वहां या वो खुद रहते या इंस्पेक्टर जमशेद और या महमूद फारूक और फरजाना में से कोई एक, और रात को तो सब के सब वहां इकट्ठा हो जाते। शायद इसलिए स्याह भेड़िए को वहां दोबारा आने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज तो इनके साथ खान रहमान भी थे। मेरा ख्याल है स्याह भेड़िया मायूस होकर वापस जा चुके हैं, खान रहमान कह रहे थे। ये बिल्कुल गलत ख्याल है। जो लोग इसे जानते हैं वो कभी ये नहीं कह सकते। प्रोफेसर दाऊद बोले, अगर वो यही मौजूद है तो इसने तजर्बागाह की तरफ रुख क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, इसकी भी कोई वजह होगी या इससे कोई मजबूरी होगी। जब वो इस कदर मशहूर आदमी है तो इससे क्या मजबूरी हो सकती है? खान रहमान ने कहा। अब मैं क्या बता सकता हूँ, प्रोफेसर ने झुल्ला कर कहा। दरअसल वो जानता है कि हम होशियार हो चुके हैं और हर वक्त तजर्बागाह को नजर में रखते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, तो आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? हम आखिर कितने दिनों तक चौकीदारी करते रहेंगे? मैंने हुकूमत को एक छुट्टी में ये सारी हालात लिखे हैं। आईजी साहब और वजीर दाखिला साहब को भी फोन किया। मेरा ख्याल है कल तक इनकी तरफ से कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। फार्मूला और बम दोनों यहाँ से मुंतकिल कर दिए जाएंगे, इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। लेकिन कहा? महमूद ने पूछा। ये हुकूमत जाने, हुकूमत के राज किसी को बताए नहीं जाते। तो इसका मतलब यह है कि कल तक हमारी छुट्टी हो जाएगी? फारूक खुश होकर बोला। उम्मीद तो है, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। बस तो फिर मैं कल ही इन तीनों को ले जाऊंगा। खान रहमान मुस्कुराए। इस सूरत में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जवाब में प्रोफेसर दाऊद ने भी खुश दिली से कहा। आज पहरा देने की बारी किसकी है? महमूद और फारूक की, प्रोफेसर ने जवाब दिया। तो फिर क्या बाकी लोग जाकर सो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह चौकस हैं, महमूद बोला। अच्छा भाई, हम चल दिए, इंस्पेक्टर जमशेद उठते हुए बोले। खुदा हाफिज, महमूद फारूक ने एक साथ कहा। खुदा हाफिज। अब दोनों तजर्बागाह में तनहा रह गए थे। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। क्या ख्याल है महमूद, तिजोरी खोलने की कोशिश करे? फारूक ने नई बात की। क्यों, क्या इसकी क्या जरूरत है? और फिर वो हमसे कहाँ खुलने लगी? महमूद बोला, मेरा ख्याल है मैं इसे खोल सकता हूँ। फारूक मुस्कुराया। क्या कहा, खोल सकते हो? महमूद ने हैरत ज़दा होकर कहा। हाँ, मैंने प्रोफेसर साहब को बटन दबाते गौर से देखा था और हिंसों की तरतीब मुझे याद है। ओह, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर स्याह भेड़िया आकर तुमसे जबरदस्ती खुलवाए
तो क्या होगा? महमूद ने बौखला कर कहा। इसे गुलवाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद हिंसों की तरतीब मालूम कर चुका है। ये अभी तक ख्याल ही है, यकीन से नहीं कहा जा सकता, महमूद ने कहा। लेकिन इस ख्याल से अब्बाजान और प्रोफेसर अंकल ने पूरी तरह इत्तेफाक किया है, फारूक ने जलकर कहा। काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो, यही बात होगी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बुरी तरह चौंके। जब से पहरा देने का प्रोग्राम बना था, किसी ने आकर दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, इसलिए उनका चौंकना बनता भी था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फारूक ने महमूद को इशारा किया कि वो ही बात करे। कौन है? महमूद ने बुलंद आवाज में पूछा। मैं हूं आमिर, बाहर से आवाज है। क्या बात है जनाब? महमूद ने पूछा। प्रोफेसर साहब ने एक जरूरी चीज भेजी है, ये चीज आपको स्याहपोश की उंगलियों से निकलने वाले धुएं से महफूज रखेगी, बाहर से आमिर ने कहा। ओह ठहरे, हम खोलते हैं। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। महमूद ने दरवाजे की चटखनी गिराई। दरवाजा खुलते ही दोनों बुरी तरह भड़के। वहां आमिर के बजाय स्यापोश खड़ा था। क्या बात है दोस्तों, तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गए? मैं तो तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, इसने हंसकर कहा। हाँ, ये तुमसे तीसरी मुलाकात है, फारूक ने कदरे बुलंद आवाज में हंसकर कहा। ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे साथ कोई भी मौजूद हैं तो मेरे भी साथी कोठी में दाखिल हो चुके हैं, इसने लापरवाही से कहा। बहुत अच्छा, तुम क्या चाहते हो? महमूद ने आहिस्ता आवाज में कहा। फॉर्मूला, और मैं आज ले जाऊंगा। क्या तुम एक दिन और नहीं रुक सकते थे? फारूक ने रोनी सूरत बनाकर कहा। नहीं, क्यों? मैं जानता हूँ कल फार्मूला और बम हुकूमत के कब्जे में चले जाएंगे, तो क्या हुआ? तुम इनके कब्जे से भी तो उड़ा सकते हो, महमूद बोला। हाँ, लेकिन यहाँ ये काम आसानी से हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्या तुम्हें तिजोरी खोलने का तरीका मालूम है? अगर मालूम ना होता तो इधर का रुख हरगिज ना करता। कमाल है, आखिर तुमने इसे खोलने का तरीका कैसे मालूम कर लिया? फारूक ने हैरत का इजहार किया। तुम शैतान के चेले, तुम तो पहले ही मेरी स्कीम भांप चुके हो। मैं जानता हूँ, तुमने अपने वालिद के सवाल का जवाब दे दिया था, इसने बताया। यार स्याहपोश साहब, तुम कहीं नजूमी या जादूगर तो नहीं? फारूक फिर बोला। न जाने मैं क्या क्या हूँ। अच्छा, अब जरा तुम दोनों बेहोश हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे काम में कोई रुकावट ना हो। महमूद और फारूक घबरा गए। महमूद पूरी कुवत से चिल्लाया, अब्बा जान मदद। इस वक्त स्याहपोश ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया, लेकिन अभी इसने अपनी उंगलियां सीधी नहीं की थी। इसी वक्त दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी और खान रहमान बरामदे में दौड़ते नजर आए। इनके हाथों में पिस्तौल था। वो स्याहपोश को देखकर दूर से ही चिल्लाए, खबरदार, अपनी जगह से हिलना ना, वरना गोली मार दूंगा। बड़े शौक से मार दो, स्यापोश हंसा। खान रहमान ने भी आओ देखा नताओ फायर कर दिया। दूसरे ही लम्हे वो हैरान रह गए कि स्यापोश के जिस्म से टकराकर गोली चट हो गई। यूं लगा जैसे वो गोश्त पोस्ट से ना टकराई हो, लोहे से टकराई हो। अपनी गोली का ये हशर देखकर खान रहमान ने बेबसी से इधर उधर देखा और फिर बेचारगी से बोले, यार जमशेद, तुम खुद ही आ जाओ, इन साहब पर तो गोली असर ही नहीं करती। लेकिन इतनी देर में 8 हट्टे कट्टे आदमी अंदर दाखिल हो चुके थे। इन्हें बांध दो और जो भी आए इसे पकड़ लो, स्याहपोश ने कहा और तिजोरी की तरफ बढ़े। स्याहपोश के साथी इनकी तरफ बढ़े। खान रहमान ने सोचा, जरूरी तो नहीं गोली इन पर भी असर ना करे। ये सोचते ही उन्होंने यह के बाद दीगर 3 फायर किए, लेकिन इनमें से किसी का कुछ ना बिगड़ा। धत तेरी की, खान रहमान झिल्ला उठे। इस लम्हे इन्हें जकड़ लिया गया। इनके बाद महमूद फारूक की बारी आई। इन्हें भी बांधकर फर्श पर डाल दिया गया। लो भाई, हम तो फंस गए, अब तुम भी फंसने के लिए आ जाओ। खान रहमान मुस्कुराया। आखिर अब्बा जान कहाँ हैं? महमूद ने बौखला कर कहा। फौज की कमान कर रहे हैं, मुझे हरा दिल दस्ते की तौर पर भेजा था। मैं तो आंधी बना लिया गया, अब देखें वो किसे भेजते हैं। खान रहमान पर मजाक का भूत सवार था। दूसरी तरफ स्याहपोश अलमारी के बटन दबा रहा था। जूं ही तिजोरी का दरवाजा खुला, दरवाजे में फरजाना नजर आई। बहुत खूब, तो तुमने तिजोरी खोल ही ली, लेकिन याद रखो तुम फार्मूला न ले जा सकोगे। उनने चौंक कर फरजाना की तरफ देखा। स्याहपोश भी मुड़ा था। ये देखकर हंस पड़ा कि फरजाना के हाथ में एक बड़ी सी गुड़िया थी। फरजाना इसकी तरफ बढ़ी। अरे अरे, कहाँ चली आ रही हो? वहीं ठहरो, पकड़ लो इसे, स्याहपोश ने जल्दी से कहा। लेकिन इतनी देर में फरजाना इसके नजदीक जा चुकी थी और हाथ में पकड़ी हुई गुड़िया का पेट दबा चुकी थी। इसमें धुएं का एक फवारा सा निकला और स्याहपोश का चेहरा इसमें छुप गया। लम्हे स्याहपोश का कहका फिजा में गूंजा और फरजाना हक्का बक्का खड़ी रह गई। इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा था। काश इस वक्त मेरे पास मेरा पेंसिल तराश होता, फारूक बड़बड़ाया। बुरी तरह मचल रहा था। पकड़ लो इस नन्ही बच्ची को, आई थी मुझे बेहोश करने। चंद लम्हे बाद फरजाना भी बंधी हुई नजर आई। इतनी देर में स्याहपोश तिजोरी में से फॉर्मूले का कागज और बम निकाल चुका था। खुदा हाफिज दोस्तों, हम जा रहे हैं। मुझे इस बात का एतराफ है
کہ تم لوگ نے مقابلہ خوب کیا، سیاہ بھیڑیا بولا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پروفیسر داؤد دروازے پر نمودار ہوئے۔ تم اتنی آسانی سے فارمولا نہیں لے جا سکتے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ لے جا تو رہا ہوں، اس نے ہنس کر کہا۔ تم دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ایک آتشی بم ہے۔ میں اسے فرش پر گرا دوں گا اور کمرے میں موجود ہر چیز آگ کی لپٹ میں، اور ساتھ ہی تم بھی، یہ بچے بھی اور تمہارا یہ دوست بھی۔ سیاہ بھیڑیے نے مسکرا کر کہا، پرواہ نہیں، وطن کی بقا کے لیے جان کی بازی لگانا ہمارے لیے بہت آسان ہے، بلکہ فخر کے قابل ہے۔ ایک لمحے کے لیے سیاہپوش ہچکچایا، شاید آتشی بم کی صورت میں اسے اپنی صورت سامنے نظر آ گئی تھی۔ کیا سودا نہیں ہو سکتا؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ کیسا سودا؟ ہم وطن فروش نہیں ہیں، اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اب وطن کا سودا نہیں کر سکتے۔ سوچ لو، ہمارے ساتھ تم اور تمہارے ساتھی بھی مریں گے۔ ایک ہی صورت ہے، تم فارمولا اور بم تجوری میں رکھ اس کا دروازہ بند کر دو اور خود کو گرفتار کے لیے پیش کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں گرفتاری نہیں دوں گا۔ ہاں، فارمولا اور بم رکھ دیتا ہوں، تم مجھے فرار ہو جانے کا موقع دے دو۔ سیاہ بھیڑیے تجویز پیش کی۔ مجھے افسوس ہے، میں اپنے وطن کے دشمن کو فرار ہونے کا موقع نہیں دے سکتا، پروفیسر بولے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ٹھہریے پروفیسر صاحب، اچانک انسپکٹر جمشید کی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑے۔ انسپکٹر جمشید کمرے کے دروازے میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں ہر طرف کا جائزہ لے چکا ہوں، اس کے ساتھ جتنے آدمی تھے کمرے میں ہی ہیں، باہر کوئی نہیں ہے، لیکن معاملہ الجھ گیا ہے، ان پر گولی اثر نہیں کرتی۔ اب اگر میں آتشی ان پر مارتا ہوں تو ساتھ میں ہم بھی مرتے ہیں، پروفیسر بولے۔ پر ابھی کسی سودے کی بات کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پروفیسر داؤد نے چلا کر کہا۔ جمشید، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ خان رحمان نے بھی غصے کے عالم میں کہا۔ ہم مرتے ہیں مر جائیں، لیکن تم ان سے کوئی سودا نہیں کرو گے، ملک اور قوم کو بچا نہیں سکتے۔ بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ پہلے سن تو لو، میں ان سے کیا سودا کر رہا ہوں۔ اچھا چلو بتاؤ، سیاہپوش نے جلدی سے کہا۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم مرتے مر جائیں گے، لیکن تمہیں بچ کر جانے نہیں دیں گے۔ دوسری طرف تم بھی فارمولا اور بم یہاں سے لے کر فرار ہونے چاہتے ہو، لیکن آتشی بم کی موجودگی میں تم جا نہیں سکتے۔ اس لیے اب صرف اور صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم مجھ سے مقابلہ کر لو۔ اگر تم مل کر مجھے زیر کر لو گے تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ ہمیں منظور ہے، سیاہپوش نے خوش ہو کر کہا۔ جمشید، یہ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے اپنے جسموں پر لوہے کا لباس پہن رکھا ہے، جب ان پر گولی اثر نہیں کرتی تو تمہارے مکے کیا کر سکیں گے؟ پروفیسر چلائے۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے ساتھ تم لوگوں کو بھی جان بچانا چاہتا ہوں، اور اس کا صرف یہی طریقہ ہے۔ لیکن تم 9 آدمیوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ خان رحمان نے حیران ہو کر کہا۔ اللہ مالک ہے، آؤ دوستو، ہو جائیں دو دو ہاتھ۔ انہوں نے سیاہپوش کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے ہاتھ ہلانے کی کیا ضرورت ہے، میرے آدمی ہی تم سے نپٹ لیں گے۔ پکڑ لو، سیاہپوش نے پہلے انسپکٹر جمشید اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر 8 آدمی ایک ساتھ انسپکٹر جمشید پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے انہیں ایک ساتھ دبوچ لینے کا ارادہ کیا تھا اور چاروں طرف سے ان پر ٹوٹے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک دوسرے سے پورے زور سے ٹکرائے، کیونکہ انسپکٹر جمشید تو جھکائی دے کر ان کے بیچ سے نکل گئے تھے۔ یہی نہیں، ان کے درمیان سے نکلتے ہی انہوں نے سیاہپوش کو ایک ساتھی کو کمر سے پکڑ کر ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا اور سر سے اونچا کر کے باقی ساتھیوں پر پھینک مارا تھا۔ فضا میں کئی بھیانک چیخیں اٹھنے لگیں۔ 3 مجرم بیکار ہو چکے تھے۔ سیاہپوش یہ دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ اتنی دیر میں انسپکٹر جمشید ایک آدمی کی گردن دبوچ چکے تھے اور اسے اس طرح گھما رہے تھے جیسے لاٹھی کو گھماتے ہیں۔ پھر جو بھی اس دشمن کی لاتوں کے زد میں آیا گرتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے اس آدمی کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ زور سے دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ بہت خوفناک تھی۔ اس چیخ نے ان سب کو لرزا دیا۔ اب مقابلے میں صرف 2 رہ گئے تھے، لیکن ان میں سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں آ رہی تھی کسی میں بھی۔ آخر انسپکٹر جمشید خود ہی آگے بڑھے اور اچھل کر ان میں سے ایک کے سینے پر لاتیں رسید کر دیں۔ وہ دوسری طرف الٹ گئے۔ دوسرے نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پروفیسر داؤد نے ہاتھ میں آتشی بم دیکھ کر رک گئے۔ پروفیسر تو دروازے میں تنے کھڑے تھے۔ انسپکٹر جمشید آخری آدمی کی طرف بڑھے۔ اب مقابلہ کرنے کے سوا اس کے لیے کوئی جائز چارہ نہ تھا، لہٰذا وہ ان پر حملہ آور ہوا اور اپنا فولادی مکہ ان کے منہ پر مارا۔ انسپکٹر جمشید تھوڑا سا جھک گیا اور مکہ ان کے کندھے پر لگا۔ اس لڑائی میں یہ پہلا مکہ تھا جو ان کے لگا تھا، لیکن یہ اس قدر زبردست تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ وہ گرتے گرتے سنبھلے اور جھلا کر اس کی ناک پر ایک ٹکر دے ماری، اور دوسری طرف وہ الٹ گیا۔ اب صرف تم رہ گئے ہو دوست، تم بھی آؤ، انسپکٹر جمشید نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ تم میرا ایک وار بھی نہیں سہ سکو گے۔ میرے دونوں ہاتھوں پر جو لوہے کے مکے چڑھے ہوئے ہیں، ان کی نوکیں ابھری ہوئی ہیں۔ وہ کسی آدمی کے ایک مکہ لگنے کی دیر ہے۔
फिर वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। स्याहपोश ने बारोब लहजे में कहा, तुम आओ तो। लो आ गया। ये कहते ही उसने अपना हाथ सीधा करते हुए उंगलियां इनकी तरफ घुमाई। फौरन ही धुएं की 5 लकीरें इंस्पेक्टर जमशेद और दूसरों की तरफ लपकी। लेकिन दूसरे ही लम्हे स्याह भेड़िए के मुंह से हैरत ज़दा लहजे में निकला, अरे! इंस्पेक्टर जमशेद और कमरे में मौजूद बाकी लोगों को इस धुएं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सब सही सलामत खड़े थे। ये देखकर स्याह भेड़िए की सिट्टी गुम हो गई। तुम्हारा ये हरबा बेकार गया दोस्त। अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना ही होगा। तुमने भी तो 5 बच्चों के हाथी को बेकार कर दिया था, लेकिन तुम भूल गए कि ये घर भी एक साइंसदान का है और प्रोफेसर दाऊद भी तुम्हारी उंगलियों से खारिज होने वाली धुएं का कुछ इलाज कर सकते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराते हुए कहते चले गए, अब खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हारे तो साथी बेहोश पड़े हैं। दरवाजे में प्रोफेसर आतिशी बम लिए खड़े हैं। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इन हाथों में हथकड़ियां लगवा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने आज तक अपने हाथों में हथकड़ियां नहीं लगवाई। इसने गुर्रा कर कहा, तो क्या हुआ, आज लगवा लो। ये नहीं होगा। मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। मैं देखूंगा तुम कितने ताकतवर हो। इसने कहा, बहुत अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर आओ, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये बहादुरी नहीं है, स्याह भेड़िया बोला। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जमशेद चौंके। मैं जानता हूँ तुम्हें शिकस्त देने के बाद मैं यहाँ से नहीं जा सकूंगा। प्रोफेसर आर्ची बम छोड़ देगा। तो तुम ये चाहते हो कि मुझसे मुकाबला जीत जाने की सूरत में तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा? हाँ, यही बहादुरी है। बहुत खूब, मुझे मंजूर है। अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन फार्मूला तुम्हें छोड़कर जाना होगा। आखिर इंस्पेक्टर जमशेद ने फैसला कौन लहजे में कहा और बाकी सबके दिल धक धक करने लगे। बहुत खूब, ये हुई ना बात। इन अल्फाज के साथ ही अचानक से आपोश अपनी जगह से उछला और हवा में तैरता हुआ इंस्पेक्टर जमशेद पर आया। वो बिजली की तेजी से एक तरफ हो गए। स्यापोश मुंह के बल जमीन पर आ रहा, लेकिन ये देखकर इन सब की सट्टी गुम हो गई कि दूसरे ही लम्हे वो अपनी टांगों पर खड़ा था और एक बार के ही हमलावर होने की तैयारी कर रहा था। इंस्पेक्टर जमशेद भी पूरी तरह चौकस थे। अभी उन्होंने इस पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी। स्यापोश का दूसरा हमला बहुत खतरनाक और खौफनाक था। इस मर्तबा वो जमीन पर चलता हुआ दोनों मुक्के उठाए इनकी तरफ बढ़ा और एक साथ दोनों मुक्के इनके मुंह पर दे मारे। महमूद फारूक और फरजाना के मुंह से खौफ के मारे चीखें निकल गईं, लेकिन ये देखकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया कि इंस्पेक्टर जमशेद तो स्यापोश से चंद फुट दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। स्यापोश अब बुरी तरह झंझला उठा था। इसने इसने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। अभी तक तो वो इंस्पेक्टर जमशेद को हाथ भी नहीं लगा सका था। एक बार अचानक इंस्पेक्टर जमशेद इसकी जद पर आ गए। वो कमरे के एक कोने में फंस गए थे और स्यापोश इनसे सिर्फ 2 फुट दूर था। महमूद फारूक और फरजाना सबके सब दिल धक धक करने लगे। दूसरे ही लम्हे स्यापोश इन पर जा पड़ा। इंस्पेक्टर जमशेद इनके नीचे दब गए। कमरे में मौजूद इन सब का बुरा हाल था। इनका जी चाह रहा था इनकी रस्सियां टूट जाएं और वो सब मिलकर स्यापोश पर टूट पड़े, लेकिन ये तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती। दोनों घुतम घुता हो रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद ने स्यापोश के दोनों हाथ कलाइयों पर से पकड़ रखे थे ताकि वो मुक्के न मार सके। दूसरी तरफ वो अपनी कलाइयां छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था और फिर न जाने क्या हुआ, वो कैसे हुआ, नकाबपोश अचानक कई फुट ऊंचा उछल गया और जब वो सीने के बल जमीन पर आया तो दोबारा ना उठ सका। इंस्पेक्टर जमशेद ने जेब से सिट्टी निकालकर बचा दी। फौरन ही दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी और पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए थे। थोड़ी देर बाद इनके हाथ में हथकड़ियां नजर आई थी। अब्बा जान, ये कौन है? महमूद ने पूछा। अभी मालूम हो जाता है। प्रोफेसर साहब, क्या आपने कभी स्याह भेड़िए को देखा है? देखा तो नहीं, इससे सुनता रहा हूँ, वो बोले। आज आपने इसे अपनी आंखों से देख लेंगे, लेकिन पहले ये बताता चलूं कि ये सब चक्कर क्या था। ये इन दिनों की बात है जब आपने शीशे के बॉक्स वाले फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया था। इस वक्त से ही स्याह भेड़िया आपके पीछे लग गया था। आपकी कोठी में इसका एक साथी भी मौजूद है, वही बावर्ची जो 5 वक्त का नमाजी और अपना खाना खुद पकाता और खाता है। मैं इसे पहले ही गिरफ्तार कर चुका हूँ। हाँ, तो ये बावर्ची रस्सी की एक सीढ़ी कोठी के पिछले हिस्से से एक रस्सी से ऊपर खींच कर लटका देता है और स्याह भेड़िया इसके जरिए अंदर आ जाता है। जब आपने बम बना लिया था, इसने बम और फार्मूला उड़ाने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी न खोल सका। इसी दौरान एक और मुल्क का जासूस भी इस फार्मूले को उड़ाने के लिए यहाँ आ चुका था। वो भी रस्सी की सीढ़ी के जरिए स्याहपोश के पीछे अंदर आने की कोशिश में लगा हुआ था। एक रोज स्याहपोश ने इसे देख लिया और इसे मौत के घाट उतार दिया। आप लोगों को इसकी लाश मिली थी, इसके बाद भी इसकी ने तिजोरी खोलने की कोशिश बराबर
जारी रखी लेकिन कामयाब न हो सका। आखिर इसने इसके लिए एक तरकीब सोची। ये प्रोफेसर साहब के असिस्टेंट आमिर को कोठी से बाहर ले गया और इसे बेहोश करके अपना कार्ड इसके सीने के साथ लटका दिया। प्रोफेसर की नजर इस पर पड़ी तो वो बौखलाकर तिजोरी की तरफ भाग गया और एहतियात के बगैर तिजोरी का बटन दबाते चले गए। ये पहले ही बटनों की तरतीब जहन में रखने के लिए तैयार था। इसके बाद काम आसान था, लेकिन इसने फौरन ही फार्मूला चुराने की कोशिश नहीं की। ये चाहता था हमारी बेखबरी ये फार्मूला उड़ाए। दूसरी तरफ हम होशियार हो चुके थे, यही वजह कि हम आज यहाँ इस आलम में मौजूद हैं। अब सिर्फ एक बात रह गई, और वो ये कि स्याह भेड़िए ने तिजोरी से जो फार्मूला और बम निकाले हैं, दोनों के दोनों नकली हैं। असली फार्मूला और बम तो कहीं और ही रखे हैं। ओह, इनके मुंह से निकला। अब इसके मुंह से नकाब उतार दो, इंस्पेक्टर जमशेद ने हुक्म दिया। हेड कांस्टेबल ने आगे बढ़ के इसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। वो सब बुरी तरह उछले। प्रोफेसर दाऊद चिल्लाए, आमिर? हाँ आमिर, लेकिन दरअसल ये आपका असिस्टेंट नहीं है। वो गरीब तो इस रोज इसके हाथ चढ़ गया था। जिस रोज आपने बम बना लिया था, इसने इसे खत्म कर दिया और अपने चेहरे पर इसका मेकअप कर लिया। ये मेकअप का बहुत बड़ा माहिर है। देख लें, आज तक आप जान नहीं सके कि ये असली आमिर है या नकली। उफ खुदा, इन सब के मुंह से निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद ही जंगल में जाकर बेहोश हो गया था और अपना कार्ड अपने ही सीने पर लगा लिया था। हाँ, और वो बावर्ची इसका साथी है। बिल्कुल, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। लेकिन जब प्रोफेसर कोठी में चलने फिरने की आवाज सुनते तो ये इन्हें नजर क्यों नहीं आता? कोठी में रहते हुए ये कोठी से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था और कहीं भी छुप सकता था। इसका अपना कमरा तो इस काम के लिए और भी मुनासिब था। जंगल में ये अपने बाकी मानदा साथियों को हिदायत देने का गर्ज से जाया करता था। तो ये बात ही, इसका मतलब ये हुआ कि ये केस खत्म हो गया। फारूक के मुंह से निकला, और अब मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल रहे हो। खान रहमान ने महमूद, फारूक और फरजान से कहा। लेकिन अंकल, ये तो रात का वक्त है। फरजाना हंस कर बोली, मैं कुछ नहीं जानता, हम इसी वक्त जाएंगे। भाई सुबह चले जाना। प्रोफेसर बोले, अच्छा खैर, सुबह ही सही, लेकिन कान खोल कर सुन लो। सुबह हम नाश्ते से पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। खान रहमान ने मेज पर मुक्का मार कर कहा और मुस्कुराने लगे। महमूद, फारूक और फरजाना इंस्पेक्टर जमशेद शहीदगंज के होटल 3 स्टार में बैठे नाश्ता कर रहे थे। अचानक हॉल में एक आदमी चिल्लाया, ये क्या मजाक है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब चौंक कर इसे देखने लगे। एक बैरात तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और निहायत बदतमीजी से बोला, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम होटल के बैरे हो या मालिक? सिर्फ बैरा, मतलब की बात करो। मैंने सिर्फ नाश्ता किया है और तुम्हें 27 रुपये बिल बनवा कर ले आए हो। बिल बिल्कुल ठीक है, तुम्हें इतने ही पैसे अदा करने होंगे। बैरे ने अकड़ कर कहा, हरगिज नहीं, होटल के मालिक को बुलाओ, मैं इससे बात करूंगा। इसे बुलाकर तुम पछताओगे। बैरा मुस्कुराया, मैं कहता हूँ बुलाओ इसे। अच्छी बात है, अब नफे नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जल्दी एक पतला दुबला आदमी इससे गाहक की तरफ बढ़ता नजर आया और हॉल में बैठे लोग थर थर कांपने लगे। महमूद, फारूक और फरजाना हैरान रह गए। कुछ लोग बड़बड़ाए, वो आ गया बेताज बादशाह।